अध्याय 61 राख का सागर। सुबह सनी उदास और बेचैनी से उठा। उस डरावने काले आईने की याद अभी भी उसके जहन में ताज़ा थी, जिससे हर परछाई उसे भयावह और अशुभ लग रही थी। वह उदास होकर भौहें चढ़ा रहा था। क्या बकवास है, मैं तो परछाइयों की संतान हूँ। मुझे अपने ही क्षेत्र से क्यों डरना चाहिए। लेकिन फिर भी अंधकार और छाया एक नहीं थे, भले ही बहुत से लोग एक को दूसरे के लिए गलती से इस्तेमाल करते हों। छायाएं प्रकाश के अभाव से पैदा होती हैं। एक तरह से वे शून्यता की अभिव्यक्तियां थीं। दूसरी ओर सच्चा अंधकार अपनी ही एक अलग पहचान रखता था। एक तरह से छायाओं का प्रकाश के साथ अंधेरे से अधिक संबंध था। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे ऐसा करते हैं। क्या वे ऐसा करते हैं? अपने भीतर के एक आलाप के साथ दार्शनिक बहसें दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं थी, कम से कम सनी के लिए तो बिल्कुल नहीं। उसका पहले से ही बिगड़ा हुआ मूड और भी खराब हो गया। एक छोटी सी आह भरकर वह उठ बैठा और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई लेने लगा। शुभ प्रभात। उसकी आवाज की गूंजती आवाज बहते पानी के शोर में लगभग दब गई थी। सूरज उगने के साथ अंधेरा समुद्र पीछे हटने की जल्दी में था। सनी आखिरकार थोड़ा आराम कर पाया। सुबह नेफिस रात के आखिरी पहर में शिविर की रखवाली कर रहा था, इसलिए वह पहले से ही जाग रही थी। हमेशा की तरह वह आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। रात के घोर अंधेरे में किसी चीज पर नजर रखने का मतलब दरअसल संदिग्ध आवाजों को सुनना होता है, इसलिए आंखें खुली रखना उतना उपयोगी नहीं था। सनी को छोड़कर बाकी सभी के लिए, अर्थात जिसके पास अपनी विशेषताओं के कारण उत्तम रात्रि दृष्टि थी, उसे खड़े होते हुए सुनकर चेंजिंग स्टार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नाचती हुई सफेद लौ की एक हल्की आभा अभी भी उनकी गहराई में दिखाई दे रही थी, जो भोर के धुंधलके में ढलते ही गायब हो गई। उसने सनी की तरफ देखा और उसे एक विनम्र मुस्कान दी। पिछले 2 हफ्तों से नेफिस भी प्रशिक्षण ले रही थी, शायद उससे भी ज्यादा लगन से। हालांकि वह अपनी तलवारबाजी सुधारने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह दरअसल एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना सीखने की कोशिश कर रही थी। नतीजतन उनकी बातचीत काफी हद तक थोड़ी कम अजीब हो गई थी। सनी चेंजिंग स्टार के प्रयासों को पहचान पाया, क्योंकि वे उस दौर से काफी मिलते जुलते थे जिससे वह खुद कई साल पहले गुजरा था। कई मौकों पर उसने उसे कैसी की बातचीत और उनके आसपास के व्यवहार को गौर से देखते हुए पाया था। कुछ समय बाद नेफ ने अपनी दोस्त के व्यवहार की छोटी छोटी बातों की नकल करने की कोशिश की। परिणाम कम से कम कहें तो मिले जुले रहे। सुबह सुबह जब उसने पहली बार मुस्कुराकर उसका स्वागत करने की कोशिश की, तो सनी घबरा गई और लगभग अजूर ब्लेड बुलाने ही वाली थी। हालांकि नेफिस बहुत होशियार और जिद्दी थी। आज उसकी विनम्र मुस्कान लगभग स्वाभाविक लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसों से भरे नरक यानी फॉरगॉटन शोर से गुजरते हुए अपनी खतरनाक यात्रा के दौरान चेंजिंग स्टार ने अपनी सामाजिक कुशलताओं पर काम करने का फैसला क्यों किया। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ये देखना वास्तव में मनोरंजक था। ... उसे हर दिन खुद को यातना देते हुए देखना, अपनी पहलू क्षमता को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीखने की उम्मीद में भयानक दर्द सहना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन सनी जानती थी कि हर बार जब नेफिस ध्यान करने का नाटक करती थी, तो वह वास्तव में खुद को अपनी खामी की असहनीय पीड़ा के अधीन कर रही होती थी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका दिल दुख गया। सनी को ऐसी भावनाएं महसूस करने की आदत नहीं थी, लेकिन उसे शक था कि यही वो चीज़ है जिसे दूसरे लोग करुणा कहते हैं। कम से कम यह वैसा ही था जैसा किताबों और नाटकों में बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता था। नाश्ता करने के बाद नेफिस उठी और विशाल कशेरुकाओं के बीच से आती हुई प्रकाश की किरण को देखने लगी। सनी की ओर मुड़कर उसने कहा, चलो आसपास का अध्ययन करें। उन्हें जमीन की स्थिति का जायजा लेना था और अपना अगला कदम तय करना था। आमतौर पर इसका मतलब होता था कि वे आसपास की उन प्राकृतिक संरचनाओं को ढूंढते थे जो समुद्र की सतह से ऊपर रहने लायक ऊंचाई पर हों, और फिर तय करते थे कि वे आगे किस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 1 या 2 दिन तक खोजबीन और शिकार का काम चला, जिसके बाद शिविर को उस स्थान पर ले जाया गया। सनी ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। ठीक है। उन्होंने कैसी की सुरक्षा के लिए इको को बुलाया जब तक वे दूर थे, और परछाई को पीछे छोड़ दिया ताकि वे नजर रख सके, ताकि कुछ हो न जाए। फिर सनी नेफिस के पीछे पीछे गैप तक पहुंच गया। उसे ऊपर उठाते हुए उसने देखा कि चेंजिंग स्टार हवा में उड़ी और फिर मानो दीवार पर चढ़ गई। आखिरी पल में खुद को लात मारकर नीचे गिरा लिया और एक हड्डी के उभार को पकड़ने से पहले अपने शरीर को और भी ऊपर उठा लिया।
केवल अपने ऊपरी शरीर की ताकत के सहारे वह फिर ऊपर चढ़ गई और झरने जैसी रोशनी में गायब हो गई। जल्द ही सुनहरी रस्सी नीचे गिर गई जिससे वह उसके पीछे चल सका। नेफिस ने उसे विशालकाय रीढ़ की हड्डी पर चढ़ने में मदद की और फिर सीधा होकर पश्चिम की ओर देखने लगा। सनी ने भी उससे हाथ मिलाया और वैसा ही किया। उसे हमेशा की तरह वही तस्वीर दिखने की उम्मीद थी, लाल भूल भुलैया का एक अंतहीन विस्तार जहां जगह जगह दुर्लभ ऊंचे बिंदु बिखरे हुए थे। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे वे दोनों अवाक रह गए। कुछ दूर भूल भुलैया का रंग उड़ता हुआ सा लग रहा था। मूंगे की लाल लाल पत्तियां धूसर और विकृत हो गई थीं, मानो किसी अज्ञात बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया हो और उनमें से सारा जीवन सूख गया हो। पत्थर जैसा पदार्थ भंगुर और नाजुक लग रहा था, किसी भी क्षण चूर चूर होकर धूल में मिल जाने को तैयार। मृत मूंगे का वह टुकड़ा जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। दूर भूल भुलैया की दीवारें राख भूरे रेत के समुद्र में ढह गई थीं। हफ्तों तक सिर्फ अंतहीन लाल लाल रास्ते देखने के बाद ये राख सा बंजर इलाका इतना अजनबी और अजीब लग रहा था कि सनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस तथ्य से कि उन्होंने नीचे कीचड़ में घूमते हुए एक भी राक्षस को नहीं देखा, उन्हें और भी अधिक परेशानी महसूस हुई। उनके पश्चिम में केवल एक ही ऊंचा स्थान दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक जमीन ऊपर उठ रही थी और एक ऊंची पहाड़ी बन रही थी। ये पहाड़ी शायद अब तक देखी गई सबसे बड़ी पहाड़ी थी, जो रात में पानी बढ़ने पर आसानी से एक असली द्वीप बन सकती थी। इसकी आकृति सनी को एक विशाल टीले की याद दिला रही थी। मृत मूंगे की धूसर रेत से ढकी यह पहाड़ी रात के पहाड़ जैसी लग रही थी। उस पहाड़ के ऊपर एक विशाल वृक्ष खड़ा था। वह पेड़ आसमान में एक मीनार की तरह ऊंचा उठा हुआ था। उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि पूरे द्वीप को अपनी छाया में ढक लेती थीं। उस विशाल पेड़ की छाल गहरे समुद्र के पानी जितनी काली थी, जबकि उसकी पत्तियां खून जैसी लाल थीं। भूरे आकाश के विपरीत राजसी वृक्ष का लाल मुकुट अविश्वसनीय रूप से जीवंत और भव्य दिख रहा था। सनी ने घुटन भरी सांस ली। आखिर ये बला है क्या? नफिस या तो सोच रही थी या उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह बस दूर तक देखती रही, उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। तभी पेड़ के नीचे से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह चमक साफ और आसानी से दिखाई दे रही थी, मानो किसी बड़े शीशे से परावर्तित सूर्य की किरण। एक पल बाद वह गायब हो गई और कुछ सेकंड बाद फिर से दिखाई दी। एक दर्पण। सनी पिछली रात को याद करके सिहर उठी। न जाने क्यों वह चमकीली रोशनी अचानक भयावह लगने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उसने नेफ को फिर से संबोधित किया। आप क्या सोचते हैं? वह कुछ देर रुकी और फिर उसकी ओर मुड़ी। जब चेंजिंग स्टार सोच रहा था कि क्या कहे, तभी उसने फिर से राख से भरे बंजर इलाके की ओर देखा। आखिरकार वह बोली, ये पश्चिम की ओर जाने का एकमात्र रास्ता है। सनी ने मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगी। उन्हें ये घटनाक्रम जरा भी पसंद नहीं आया। तो हम जा रहे हैं। नेफिस ने विशाल वृक्ष की ओर मुंह किया और मानो उसकी भव्यता से प्रभावित होकर झिझकते हुए कंधे उचका दिए। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ समय बाद उन्होंने विशाल समुद्री राक्षस के अवशेषों को त्याग दिया और पश्चिम की ओर चले गए, ताकि वे अपने और एशन बैरो के बीच स्थित बंजर भूमि के अंदर की स्थिति की जांच कर सकें। शुरू में तो वे उस अजीबोगरीब द्वीप पर जाने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन बंजर भूमि में प्रवेश करते ही चीजें असामान्य हो गईं। पैरों के नीचे धूसर रेत और चारों ओर मृत मूंगे की दीवारों के साथ समूह अनजान खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हालांकि उन्होंने लेविथान की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से इस क्षेत्र में किसी राक्षस को आते जाते नहीं देखा था, फिर भी न तो सनी और न ही नेफिस को सचमुच यकीन था कि भूल भुलैया के इस अजीब क्षेत्र में कोई उन पर हमला नहीं करेगा। दुर्स्वप्न जीवों के पास खुद को छिपाने के ढेरों तरीके थे, और अगर स्लीपर्स ने भूले हुए तट पर अपने समय के दौरान एक बात सीखी थी, तो वही ये थी कि यहाँ की हर चीज या तो घातक थी या फिर उन्हें मारने में सक्षम कोई चीज छुपी हुई थी। इस लिहाज से मांसाहारी कीड़ों से उनकी पहली मुठभेड़ खास तौर पर दर्दनाक थी। हालांकि इस बार उनकी सामान्य बुद्धि गलत निकली। बंजर जमीन शांत और खाली थी, जीवन के किसी भी निशान से पूरी तरह खाली। राक्षसों की अनुपस्थिति सिद्धांत रूप में सनी को बेहतर महसूस कराने वाली थी, लेकिन वह सामान्य से भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। ये पूरी स्थिति खतरे से भरी हुई थी। यह अजीब और अस्वाभाविक था। यदि राक्षस भी इस स्थान के पास जाने से डरते थे, तो वे अपनी इच्छा से बंजर भूमि में और अधिक गहराई तक जाकर क्या कर रहे थे? क्या वे मूर्ख थे जो तुरंत पीछे मुड़कर भाग नहीं गए? जल्द ही वे उस जगह पहुंच गए जहां भूल भुलैया की दीवारें धूल में मिल गई थीं।
अब उनके और उस विशाल वृक्ष से घिरी पहाड़ी के बीच सिर्फ धूसर रेत का एक विशाल विस्तार था। उस राख जैसे समतल मैदान पर कुछ भी छिप नहीं सकता था। हालांकि वे किसी की नज़र से खुद को छुपाने में भी असमर्थ होंगे। सनी ने नेफिस की ओर देखा। क्या आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं? चेंजिंग स्टार ने मुंह बनाया और ठुड्डी नीचे कर ली। फिर आगे देखते हुए मुंह बनाया और बोली, चल दर। अध्याय 62 लुका छिपी। जैसे ही वे भूल भुलैया के परिचित दायरे से बाहर निकले और राख से भरे बंजर इलाके के विशाल विस्तार में कदम रखा, सनी को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे लाल भूल भुलैया के जटिल पागलपन से गुजरते हुए अनजाने में ही वह थोड़ा सा एगोराफोबिक हो गया हो। वह मूंगे की ऊंची दीवारों से घिरे रहने का आदी हो चुका था। जहां तक उसकी नजर जाती थी, हर दिशा में अंतहीन उलझे हुए रास्ते फैले हुए थे। हालांकि यह भूल भुलैया अनगिनत खतरों को छुपाए हुए थी, लेकिन यह एक अजीब तरह की सुरक्षा भी प्रदान करती थी। कम से कम सनी के मामले में, जिसे अपने गुप्त शैडो स्काउट की बदौलत इसके उतार चढ़ाव से परे देखने में सक्षम होने का लाभ मिला। अब नीचे धूसर रेत और नज़र की रेखा को तोड़ने वाली कोई चीज न होने के कारण उसने वह बढ़त खो दी थी। दुश्मन से छिप न पाने के ख्याल ने उसे नंगा महसूस कराया। शांत रहो, यहाँ कोई नहीं है। वह विचार जो उसे शांत करने वाला था, उल्टा असर कर रहा था। दरअसल उस वीरान बंजर जमीन पर कहीं भी कोई दुर्लभ प्राणी नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों था? आखिर किस बात ने उन्हें इस जगह से दूर रहने के लिए इतना उत्सुक बना दिया? नेफिस समूह में सबसे आगे चल रही थी, सनी उसके ठीक पीछे। इको पीछे था। धीमी गति से उसने इधर उधर देखा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीमी आवाज में कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। नेफिस ने अपनी सामान्य उदासीन अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। मुंह फेरते हुए उसने बस इतना कहा, सतर्क रहो। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे, उनके पैरों तले रेत चरमरा रही थी। लगभग 1 दर्जन मिनट बाद चेंजिंग स्टार ने अपना हाथ उठाया और उन्हें रुकने का इशारा किया। सनी की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या आपकी परछाई ने कुछ देखा है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, यहाँ वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं, जैसे छोटे छोटे टीले या उथले गड्ढे, लेकिन कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। ज्यादातर ये बस सपाट और बेजान लगता है। वह कैसी की ओर मुड़ा और झिझकते हुए पूछा, क्या आप कुछ सुन रहे हैं? कुछ मामलों में उसकी गहरी श्रवण शक्ति उसकी परछाई से ज्यादा प्रभावी थी। जब वे तूफान की चपेट में आए तो कैसी को अपने साथियों के ध्यान में आने से बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बस अपना सिर हिलाकर इशारा किया कि उनके आसपास कोई असामान्य आवाज नहीं है। नेफिस ने आह भरी और सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने दूर स्थित एशन बैरो की ओर नजर डाली। आगे है। हालांकि उसने समूह की दिशा थोड़ी बदल दी और उसका लक्ष्य उन टीलों में से एक के पास जाना था, जिसे सनी ने देखा था। जब वे उसके पास पहुंचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। सूरज उनके सिर के ठीक ऊपर था, जिससे उनकी परछाइयां छोटी और बेढंगी हो गई थी। सनी की अपनी परछाई वापस आ गई थी और अब उसके पैरों के नीचे छिप गई थी, मानो अंधेरे का एक बेढंगा धब्बा हो। दिन का ये समय उसे सबसे कम पसंद था। नेफिस ने अपनी तलवार उठाए और धीरे धीरे टीले के पास पहुंचे, उसकी प्रकृति जानने की कोशिश कर रही थी। उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, सिवाय इसके कि चारों ओर सब कुछ समतल था, और वह समतल नहीं था। टीला लगभग सनी जितना ऊंचा था, कुछ आयताकार और बाकी बंजर भूमि की तरह ही धूसर रेत से ढका हुआ। ये खतरनाक तो नहीं लग रहा था, लेकिन जांच करने में कोई हर्ज नहीं था। खैर, ज्यादा संभावना यही है, शायद इससे उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए। जैसे ही चेंजिंग स्टार अपना हाथ बढ़ाकर टीले की सतह को छूने वाली थी, सनी की परछाई ने अचानक दूरी पर, भूल भुलैया के किनारे पर, जहां से वे आए थे, कुछ हिलता हुआ देखा। सहज ज्ञान से काम लेते हुए सनी इको की ओर कूद गया और नेव को फुसफुसाया, छिपाना। उसी समय उसने उस विशालकाय मेहतर को विदा कर दिया। अचानक अपनी सवारी खोकर कैसी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और गिर पड़ी। उसे राजकुमारी की गोद में उठाकर सनी टीले की ओर दौड़ा और जमीन पर गिर पड़ा और अंधी लड़की को अपने ओर झुके हुए नेफिस के बीच में बिठा लिया। चेंजिंग स्टार ने एक हाथ कैसी के कंधे पर रखा और उसकी ओर एक मौन प्रश्न के साथ देखा। खतरा। सनी ने अपनी हथेली खोलकर एक हाथ उठाया और उसे इंतजार करने को कहा। उसकी परछाई पहले से ही टीले के पीछे से झांक रही थी और ध्यान से हलचल के स्रोत पर नजर रख रही थी। कुछ दूर पहले ही भूल भुलैया की मृत दीवारें धूसर रेत से ऊपर उठ गई थीं। अचानक उनमें से एक दीवार ढह गई, जिसे एक विशालकाय आकृति ने गिरा दिया।
राख जैसी रेत के बादल से घिरी वह आकृति आगे बढ़ी और बंजर भूमि की समतल सतह पर कदम रखा। 8 पैर, 2 भयानक अस्थि दरांती, काला और लाल कवच जो खून से सना हुआ प्राचीन कवच जैसा दिखता था। एक और सेंचुरियन, सनी ने चुपचाप कोसा। वे इन राक्षसों से पहले भी 2 बार लड़ चुके थे और दोनों बार जीत चुके थे। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि हर युद्ध क्षेत्र को उनके पक्ष में बढ़त बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और उनकी ओर से भरपूर योजना और कुटिल षड्यंत्र रचे गए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे प्रत्यक्ष मुठभेड़ में किसी को मार पाएंगे, कम से कम गंभीर क्षति पहुंचाए बिना तो नहीं। नेफिस की ओर मुड़कर सनी ने फुसफुसाते हुए कहा। एक कवचधारी सेंचुरियन अभी अभी भूल भुलैया से बाहर निकला था। वह भौचक्की रह गई। इस बीच कैसी ने हल्के से उसका हाथ छुआ और पूछा, ये कहाँ जा रहा है? सनी ने पलकें झपकाईं, फिर साय पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उसने राहत की सांस छोड़ी। लगता है यह एशनबैरो की ओर बढ़ रहा है। अगर हम इस टीले के पीछे छिपे रहें और यह अपना रास्ता न बदले तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह हमें देख न पाए। चेंजिंग स्टार ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिला दिया। इस पर नजर रखो और जैसे ही कुछ बदलाव हो मुझे बताओ। जितना हो सके उतना छोटा और चुप रहने की कोशिश करते हुए तीनों ने अपने शरीर टीले से सटा लिए। छिपने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे से सटे रहना पड़ा। खैर, शायद सहना सही शब्द नहीं था। सनी को शायद दूसरे हालात में भी इस स्थिति का आनंद आता। तुम क्या सोच रहे हो, मूर्ख? इस खतरनाक राक्षस पर ध्यान दो, उसने गुस्से से सोचा, खुद को कोसते हुए। लेकिन कैसी के कोमल शरीर को अपने शरीर से सटाए रखने के कारण ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन था। घातक राक्षस। अंततः अपने मन को गटर से बाहर निकालने में सफल हुए सनी ने आह भरी और सेंचुरियन को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। वह विशालकाय जीव बंजर जमीन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वह उसके जर्जर कवच पर हर लाल रेखा और हर नुकीली धारियां देख पाया। हालांकि उसकी नजरें किसी और चीज पर टिकी थीं। सूबेदार की दरातियों के बीच सावधानी से रखा एक खूबसूरत क्रिस्टल सम्मोहक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। ये चमकीला और अजीब तरह से आकर्षक था, एक पारलौकिक आत्मा का टुकड़ा। उन्होंने पहले भी ऐसा ही दृश्य देखा था, जब 2 सैनिक एक विशाल शार्क जैसे प्राणी के अवशेषों से 2 ऐसे क्रिस्टल निकाल रहे थे। तो यही उनका गंतव्य था। सनी ने एशनबैरो के ऊपर खड़े उस शानदार पेड़ पर नजर डाली। अपनी गोमेद शाखाओं और चटक लाल पत्तों के साथ वह आकर्षक और भव्य लग रहा था, जैसे कोई पवित्र चीज नरक की गहराइयों में छिपी हो। उन्होंने अपने निष्कर्षों को समूह के साथ साझा किया तथा अपनी फुसफुसाहट को यथासंभव धीमी रखने का ध्यान रखा। सेंचुरियन उनके छिपने की जगह से आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि उसके रास्ते और टीले के बीच कुछ दूरी थी, फिर भी सनी घबराया हुआ था। ये सबसे खतरनाक पल था। राक्षस टीले के बराबर आ गया, फिर बिना पलक झपकाए आगे बढ़ गया। उसने सांस छोड़ी। ये बैरो की ओर चल रहा है। नेफिस ने आराम नहीं किया, वह अब भी किसी भी क्षण स्थिति के बिगड़ने के लिए तैयार था। इसका अनुसरण करें। सनी ने सिर हिलाया। एक क्षण बाद उसकी परछाई टीले के पीछे से खिसककर दुर्लभ प्राणी का चुपके से पीछा करने लगी। छाया नियंत्रण की सीमा में इतनी वृद्धि हो गई थी कि उसे पूरा यकीन था कि वह राख से भरी पहाड़ी के कदमों तक उसका पीछा कर सकेगा। सूबेदार उस पार हो चुके टुकड़े को अपनी दरातियों के बीच कसकर पकड़े हुए बंजर भूमि को पार कर रहा था। उसका चाल ढाल कुछ अजीब सा था, लगभग पवित्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर्थयात्री किसी रहस्यमय पवित्र स्थल की ओर जा रहा हो। जल्द ही वह राख के टीले के पास पहुंचा और अचानक रुक गया, मानो किसी अदृश्य रेखा को पार करने से डर रहा हो। फिर सूबेदार ने सावधानी से उस टुकड़े को रेत पर रखा और उससे दूर हट गया। उसकी आंखें जमीन की ओर मुड़ी हुई थीं। चमकते क्रिस्टल से खुद को दूर करने के बाद विशालकाय प्राणी घुटनों के बल बैठ गया। सनी को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें रगड़नी पड़ी कि वह कुछ देख तो नहीं रहा है। वह नहीं था। कवचधारी सेंचुरियन ने अपने 8 पैर मोड़े और जमीन पर झुक गया और झुकते हुए धड़ के सामने अपनी भयानक दरांतियां रख दी। सनी के अजीब व्यवहार को देखकर नेफिस ने भौहें चढ़ा दी। यह क्या है? वह हिचकिचाया। इंतजार। इस समय उसकी छाया, जो घुटने टेकते राक्षस से कुछ दूरी पर सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी, ने एशनबैरो की सतह पर थोड़ा सा परिवर्तन देखा। लेविथान की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से जो चमक उन्होंने देखी थी, वह वापस आ गई थी। बस इस बार ये और भी ज्यादा चकाचौंध कर देने वाली थी। विशाल वृक्ष की शाखाओं से बनी छाया से चमकती हुई हवा में उठी और धीरे धीरे पहाड़ी के पदचिह्नों के पास पहुंच गई।
जब सनी अंततः चमक के स्रोत को समझने में सक्षम हो गया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस करते हुए वह सांस लेना भूल गया। अध्याय 63 राख का स्वामी। राख जैसी रेत और गिरे हुए पत्तों के ढेर के बीच से गुजरता हुआ एक विशालकाय राक्षस पहाड़ी से नीचे आ रहा था। सनी ने घुटन भरी सांस ली, उसका चेहरा उदास हो गया। ये जीव एक घर जितना बड़ा था, जिसके 8 खंडित पैर ऊंचे खंभों जैसे लग रहे थे। इसका आकार मैला धोने वालों और शतायु सैनिकों जैसा था, जिसमें किकड़े जैसा कवच और उभरा हुआ कुछ मानव जैसा धड़ था। हालांकि यहीं पर उनके बीच समानताएं समाप्त हो गईं। काइटन की बजाय विशालकाय जानवर का खोल पॉलिश की हुई चमकदार धातु का बना हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर पिघले हुए स्टील की भट्टी में डूबा हुआ हो और उसमें से एक अभेद्य चमकदार कवच में लिपटा हुआ निकल रहा हो। सूर्य की किरणें कवच की क्रोम सतह से परावर्तित हो रही थी, जिससे वह चमक पैदा हो रही थी जिसे सनी ने देखा था। विशाल लेकिन अजीब तरह से सुंदर स्टील का वह राक्षस किसी विशालकाय शूरवीर जैसा दिख रहा था। सनी कसम खाकर कह रहा था कि उसने उसकी छाती पर उकेरे गए 7 तारों के आकार देखे थे। हालांकि वह शूरवीर भ्रष्ट और दुष्ट था। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी, मानो किसी राक्षस को नर्क से बुलाकर मौत और कत्लेआम का बीज बोया गया हो। उस प्राणी का चमकदार कवच लंबे नुकीले कांटों से ढका हुआ था। उसके मानव जैसे धड़ पर 4 शक्तिशाली भुजाएं थीं, जिनमें से 2 शक्तिशाली चिमटों से और बाकी 2 धारदार भयानक दरातों से समाप्त होती थीं। राक्षस का सिर किसी मेहतर से भी ज्यादा उभरा हुआ था और उसके सिर पर कई ऊंचे नुकीले सींग थे। उसका धातु जैसा चेहरा लगभग इंसान जैसा था, लेकिन साथ ही घिनौना राक्षसी और पाशविक भी। उसे देखते ही सनी की रूह कांप उठी। वह चीज डरावनी है। वह प्राणी जो भी था, कवच सेना में उसका पद स्पष्ट रूप से एक सेंचुरियन से ऊंचा था। एक तुच्छ मेहतर की तो बात ही छोड़िए, यह उनके विकास का अगला चरण था। शायद एक सेनापति या सेनापति। उन्हें क्या कहा जाता था? लेगेट्स, प्रेटोरियन। अपनी सांस रोककर सनी ने देखा कि कैसे कार्पेस दानव एशन बैरो से नीचे उतर रहा है। पारलौकिक आत्मा के टुकड़े के सामने रुककर उसने घुटनों के बल बैठे सेंचुरियन को क्षण भर के लिए देखा। घातक जागृत राक्षस उसकी निगाहों के सामने सिकुड़ गया, मानो उस विशाल दुर्स्वप्न प्राणी से भयभीत हो। सनी जानता था कि उसे कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब भीमकाय की आंखें उसकी परछाई के छिपने की जगह से कुछ देर के लिए गुजरी थीं, तो उसने भी ऐसा ही किया था। सूबेदार की ओर ध्यान दिए बिना कवच दानव ने चमकते हुए क्रिस्टल को उठाया और घूम गया। फिर वह बिना किसी हड़बड़ी के विशाल वृक्ष की शाखाओं की छाया में लौट गया। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। सनी, क्या हो रहा है? उसने कैसी की तरफ देखा, जिसका चेहरा चिंता और उत्सुकता से भरा हुआ था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, एक नया खतरा है। थोड़ी देर चुप रहो, मैं बाद में समझाऊंगा। ऊंची पहाड़ी की तलहटी पर वापस आकर कवचधारी सेंचुरियन आखिरकार फिर से खड़ा होने के लिए तैयार था। सनी दुविधा में था। उसे राक्षस का पीछा करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भूल भुलैया की ओर लौटते हुए उनके छिपने की जगह पर ठोकर न खाए। हालांकि वह ये देखने के लिए भी बहुत उत्सुक था कि एशन बैरो के शीर्ष पर स्थित अपने बिल में कार्पेस दानव क्या कर रहा है। चीजों पर ठीक से सोचने का समय नहीं था। जल्दी से फैसला लेते हुए सनी ने अपनी परछाई को धूसर रेत पर सरका दिया। वह बड़ी कुशलता से कवचधारी सेंचुरियन की नजरों से बचकर कुछ ही सेकंड बाद ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रही थी। एक नजर, मैं बस एक नजर डालूंगा। राजसी वृक्ष के लाल मुकुट की गहरी छाया में छिपकर छाया ढलान पर ऊपर की ओर बढ़ी और उस स्थान के पास पहुंची जहां कारापेस दानव उसकी दृष्टि से ओझल हो गया था। पहाड़ी की चोटी पर जमीन गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई थी। एशन बैरो वाकई किसी भी ऊंची प्राकृतिक संरचना से बड़ा था, एक द्वीप जितना विशाल और विशाल। हालांकि उस विशालकाय जीव के खंभे जैसे पैरों के निशान आसानी से देखे जा सकते थे। वे छाया को द्वीप के केंद्र में ले गए, जहां ऑब्सीडियन वृक्ष का विशाल तना जमीन से ऊपर उठ रहा था तथा उसकी चौड़ी जड़ें सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। कवच दानव पेड़ के नीचे खड़ा उसकी निचली शाखाओं को देख रहा था। दिव्य टुकड़ा अभी भी उसके चिमटे में जकड़ा हुआ था। यह क्या देख रहा है? सनी ने परछाई से उस जीव की नजरों का पता लगवाया और लाल पत्तों के बीच लटके कई गोल स्वादिष्ट फलों पर ध्यान दिया। उनमें से एक खास तौर पर पका हुआ लग रहा था। अचानक राक्षस ने आत्मा के टुकड़े को रेत में गिरा दिया और उसे पूरी तरह भूलकर अपना शरीर ऊपर उठाया। उसने चिमटा ऊपर उठाया और धीरे से फल को पकड़ा, फिर उसे खींचा। बिना किसी प्रतिरोध के फल शाखा से टूट गया।
उसे किसी नाजुक और बेहद कीमती चीज की तरह पकड़े हुए वह विशालकाय जीव धीरे धीरे जमीन पर उतरा। फिर उसने सावधानी से फल को अपने मुंह में डाला और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। यह फल खा रहा है, ये घिनौना जीव शाकाहारी है। सन के पास अपनी परछाई को वहां से निकलकर पहाड़ी की तलहटी की ओर तेजी से जाने का आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं था, और अगर वह उस सेंचुरियन को पकड़ना चाहता था तो उसे जल्दी करनी होगी। गिरे हुए पत्तों पर फिसलती हुई छाया एशन बैरो से नीचे उतरी और भूल भुलैया की दिशा में वापस उड़ गई और जल्द ही पीछे हटते हुए राक्षस को पकड़ लिया। ओह, बहुत राहत महसूस करते हुए सनी ने यह सुनिश्चित किया कि सेंचुरियन का मार्ग उसे उस टीले से टकराने न दे जिसके पीछे वे छिपे हुए थे, और अंततः उसने खुद को थोड़ा आराम करने दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दुरांतीधारी राक्षस पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। फिर वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब बाहर आना सुरक्षित है। नेफिस और कैसी उठ खड़े हुए, अपने अंगों को तानते और मालिश करते हुए। अचानक उसे याद आया कि टीले के पीछे छिपते हुए वे एक दूसरे से कितनी कसकर चिपके हुए थे। सनी शर्म से लाल होने से बाल बाल बची। यह एक आवश्यक उपाय था। वह इस बात से बहुत खुश था कि कार्पेस दानव उस समय प्रकट हुआ था जब उसने उस स्थिति से उसका ध्यान हटा दिया था। क्या हुआ? नेफिस ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक बार तो उसकी उदासीनता का भाव कुछ खास विश्वसनीय नहीं लगा। सनी ने पास ही स्थित एशन बैरो की ओर देखा और सिहर उठी। आगे खतरा है, हमें बोन रिज पर लौटना होगा। जब हम सुरक्षित और स्वस्थ होकर कैंप में वापस आ जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर मन ही मन सोचा और चुप रही, बस सिर हिलाकर हामी भर दी। कम से कम इतना तो उनके बीच जो विश्वास बना था वह काफी था। सनी ने इको को बुलाया, उसके धड़ के चारों ओर सुनहरी रस्सी बांधी, कैसी की स्थायी काठी को वापस उसके कवच पर रखा और अंधी लड़की को उसकी सीट पर चढ़ने में मदद की। काठी के थैले उठाकर उसने उन्हें वापस मेहतर पर रख दिया और एक कदम पीछे हट गया। वे जाने के लिए तैयार थे। हालांकि उससे पहले सनी को एक और काम करना था। टीले के पास आकर उसने अपने हाथों से उसकी सतह से रेत झाड़ दी। जल्द ही नीचे गोमेद के रंग की काली सतह दिखाई देने लगी। ये बिल्कुल एशन बैरो के केंद्र से उगने वाले विशाल वृक्ष की छाल के रंग जैसा था। वास्तव में ये टीला पेड़ की विशाल जड़ों में से एक का छोटा सा हिस्सा था जो बंजर भूमि के इस हिस्से में जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। सनी ने चारों ओर देखा, रात के इस समुद्र के आकार का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसे समझ आने लगा कि आखिर उस लाल भूल भुलैया के विशाल हिस्से से सारा जीवन कैसे खत्म हो गया था। तारानकन तारानकन तारानकन। बोन रिज के अंदर वापस आकर वे आग के चारों ओर बैठे थे। भुने हुए मांस की स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैल रही थी, जिससे सनी के पेट से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। हालांकि अभी खाने का समय नहीं हुआ था। वह लड़कियों को अपनी आंखों की बातें बता रहा था। उद्धरण चिन्ह ... शताब्दी के घुटने टेकने के बाद एशन बैरो के ऊपर से एक और कवचनुमा प्राणी आया, लेकिन यह उनमें से नहीं था जिन्हें हमने पहले देखा था। ये शताब्दी के आकार का लगभग 2 गुना था, 6 या 7 मीटर लंबा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका वजन कितना होगा। यह एक चलता फिरता घर जैसा लग रहा था। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। वह ये जानकर खुश नहीं था कि इतना विशालकाय जानवर उनका रास्ता रोक रहा है। और तो और इसका कवच काइटन से नहीं बना है, बल्कि ये किसी अजीब धातु मिश्र धातु जैसा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे काट पाएंगे। मुझे उस राक्षसी कवच में कोई छेद नजर नहीं आया, यहाँ तक कि जोड़ों के आसपास भी नहीं। कैसी ने घुटन भरी सांस ली और अपनी सहेली की ओर सिर घुमाया, लेकिन चेंजिंग स्टार चुप रहा। सनी ने आह भरी। इसके अलावा उस चीज के सामान्य 2 हाथों की बजाय 4 हाथ हैं, एक जोड़ी चिमटे और एक जोड़ी दरांती। ये शतपति से भी बड़े हैं। इसका कवच कांटों से भरा है और इसके सिर पर लंबे सींग हैं। ये भी दिखता है, ओह, ज्यादा इंसान जैसा। इसका लगभग एक चेहरा बन गया है, हालांकि बेहद बदसूरत। और इसकी आंखें, खैर मुझे लगता है कि ये अब तक हमने जितनी भी आंखें देखी हैं उनसे ज्यादा संवेदनशील हैं। नफिस सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये संभवतः एक जागृत राक्षस है। दुस्वप्न। एक आत्मा कोर वाले जीवों को जानवर कहा जाता था और 2 कोर वाले जीवों को राक्षस कहा जाता था। 3 कोर राक्षस नामक जीवों के वर्ग से संबंधित थे और उनके ठीक ऊपर 4 कोर वाले शैतान थे। सनी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह उसके निष्कर्ष से सहमत है। या शायद कोई शैतान।
बहरहाल मुझे लगता है कि हमें उस डरावने कमीने से हर कीमत पर बचना चाहिए। चेंजिंग स्टार ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसे घूरा। लगभग 1 मिनट तक बस सन्नाटा छाया रहा। सनी ने दांत पीस लिए, फिर आह भरी, फिर 1-2 बार पलकें झपकाईं। आखिरकार उसने उसे एक हताश, टेढ़ी मुस्कान दी। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम इसे मारना चाहते हो। अध्याय 64 दुष्टात्माओं द्वारा पीछा किया जाना। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम इसे मारना चाहते हो। नेफिस अपनी हमेशा की तरह अस्पष्ट भाव भंगिमाओं से उसे घूरती रही। थोड़ी देर बाद सनी हंसा और अविश्वास में सिर हिलाया। तुम सचमुच पागल हो। हम एक जागृत राक्षस की बात कर रहे हैं, याद है? क्या तुम भूल गए हो कि हम सिर्फ सोए हुए लोग हैं? फिर उसने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर खुजलाया। 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है जैसे हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। क्या ये परिचित नहीं लग रहा? कैसी ने उन दोनों की ओर देखा और विनम्रता से अपना गला साफ किया। वास्तव में आपने भी ठीक यही बात उस समय कही थी जब हमने उस पहले सेंचुरियन पर हमला करने का निर्णय लिया था। सनी मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, और इसका अंत कैसे हुआ? मैं लगभग मारा गया। नेफिस ने उदासीनता से कंधे उचकाए। तुम बच गए, है ना? वह मुंह खोले ही रह गया, उसकी टिप्पणी की निडरता से इतना स्तब्ध कि तुरंत जवाब ही नहीं दे पाया। कुछ सेकंड बाद सनी आखिरकार फिर से बोलने में सक्षम हो गया। वह बात नहीं है। कैसी ने धीरे से अपनी दोस्त के कंधे को छुआ और फुसफुसाया। नेफ, ये कहना अच्छी बात नहीं है। चेंजिंग स्टार का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक तरफ देखते हुए उसने झिझकते हुए कहा, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि ओह, आखिरकार हम जीत गए, है ना? ये एक जोखिम था जो हमें उठाना पड़ा और इसका फायदा हमें मिला। तब से हम और भी मजबूत हो गए हैं। सनी को यह महसूस हो रहा था कि कारापेस दानव के खिलाफ लड़ाई पहले से ही अपरिहार्य थी, लेकिन वह केवल सिद्धांत के आधार पर विरोध करना बंद नहीं कर सका। लेकिन वह चीज़, ये तो बहुत बड़ी है। यह इतनी ऊंची है कि आप इसे अपनी तलवार से भी नहीं छू पाएंगे। हम क्या करेंगे? इस कमीने को विनम्रता से कहेंगे कि वह हमारे स्तर पर आ जाए। नेफ ने भौहें चढ़ाईं और नाराजगी से उसकी ओर देखा। ये तो बस एक उद्धरण चिन्ह ... जागृत दानव, मुझे पता है। सनी ने आह भरी और अपना सिर फिर से हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पत्थर की दीवार से बात कर रहा हो। स्टार का मन बदलना उसके लिए अब भी एक रहस्य था। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि उसके चमकदार बाहरी रूप के पीछे एक गहरा अंधेरा कुआं छिपा है। किसी ने खुद को इतना कठिन नहीं बनाया, इतना कुछ नहीं सहा, इतनी दूर तक नहीं गया, जब तक कि उसके अपने ही राक्षस उसका पीछा न कर रहे हों। ये बात वह अपने अनुभव से जानता था, और ये देखते हुए कि नेफिस अब तक जितने भी लोगों को जानती थी, उनसे वह कितनी आगे थी, उसके व्यक्तिगत राक्षस विशेष रूप से भयानक थे। कम से कम भयानक कारापेस दानव से तो कहीं ज्यादा भयानक। हालांकि सनी समझ गया था कि वह किसी चीज से भाग रही है, उसे अंदाजा नहीं था कि वह किस मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी बेताब थी। आखिर वह उस शापित मानव महल को ढूंढने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? सनी से भी ज्यादा। वास्तविकता में वापस आने और दुनिया के सारे इनाम लूटने की उसकी तीव्र इच्छा इतनी तीव्र थी कि ज्यादातर लोग इससे डरकर मर जाते। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह शायद ही कुछ करने को तैयार था। हालांकि इसका मतलब सिर्फ तब तक था जब तक वह जिंदा था। दूसरी ओर नेफिस एक ऐसे लक्ष्य की तलाश में थी जो उसके जीवन से भी ज्यादा मायने रखता था, वरना वह इतना जोखिम क्यों उठाती? सनी को यह तर्क समझ ही नहीं आ रहा था। ये बेतुका और विरोधाभासी था। तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? अगर तुम मर गए तो तुम अपनी मेहनत का फल वैसे भी नहीं भोग पाओगे। उसने नफिस की आंखों में देखा और कहा, जब हम कारापेस सेंचुरियन से लड़ने के लिए सहमत हुए थे तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम सचमुच उसके साथ एक चट्टान पर फंस गए थे। अब क्या हमारे पास एशनवेरो से बचने का कोई विकल्प नहीं है? वह कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, पश्चिम की ओर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। सनी हंसा। ये सच है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। जब उसकी हंसी बंद हो गई तो उसने अपनी आंख का कोना पोंछा और कहा, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन मेरा विश्वास करो, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जिसने कारापेस दानव को देखा है। हम उसे लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। आपका मतलब क्या है? सनी ने अपने हाथ फैलाए। गलत मत समझिए। हाँ, हम इसे हरा नहीं सकते। लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे मार नहीं सकते।
बदलते सितारे ने इसके बारे में सोचा, फिर एक भान उठाए और पूछा, आपके पास कोई योजना है? सनी ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं, पूरी तरह से नहीं। मुझे इस पर थोड़ा सोचने दो। हालांकि एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। उसने पश्चिम की ओर देखा, उसे कारापेस दानव का विचलित करने वाला पार्श्विक चेहरा याद आ गया। इसके बाद छाए सन्नाटे में कैसी ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? सनी ने पलकें झपकाईं। आह हाँ, ये सचमुच बहुत आसान है। मेहतर और सूबेदारों के विपरीत वह चीज काफी बुद्धिमान लगती है। इसका मतलब है कि उसे धोखा दिया जा सकता है। तारानकन तारानकन तारानकन। उन्होंने मृत विशालकाय जीव की रीढ़ के अंदर एक और रात बिना किसी घटना के बिताई। जहां तक उनके शिविरों की बात है, यह शायद सबसे सुरक्षित था। चारों ओर से दीवारों से घिरे होने में एक खास तरह का सुकून था, भले ही वे हड्डियों से बनी हों। चट्टानों और मूंगे के टीलों के ऊपर अंधेरे समुद्र की सतह से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौसम के प्रभाव में सोना ज्यादा सुकून देने वाला नहीं था। सनी ने नेफिस को यह सुझाव देने का भी विचार किया कि वे कुछ समय, कुछ हफ्ते या जरूरत पड़ने पर महीनों तक यहीं रहें। वे धीरे धीरे आसपास के इलाकों का पता लगा सकते हैं, राक्षसों का शिकार कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। फिर सैकड़ों आत्मा के टुकड़ों और छाया के टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद दर्जनों स्मृतियों और यहाँ तक कि कुछ और प्रतिध्वनियों से लैस होकर शायद वे कारापेस दानव पर हमला कर सकते थे और सफलता के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकते थे। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह एक बुरा विचार था। भूला हुआ किनारा खतरनाक और अप्रत्याशित था। अब तक वे इसके खतरों पर विजय पाने में काफी हद तक सफल रहे थे, लेकिन स्थिति को बदलना बहुत आसान था। दुर्भाग्य का एक पल भी उन्हें बर्बाद करने के लिए काफी था। एक गलत मोड़, एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़, एक और दुश्मन जिससे वे निपट नहीं पा रहे थे, और उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और यह सिर्फ उन घिनौने भयावह जीवों के समूह के बारे में था जिनसे उन्हें रोजाना जूझना पड़ता था। भूल भुलैया में और भी भयानक रहस्य और अस्तित्व छिपे थे। गहरे अंधेरे समुद्र के अकल्पनीय आतंक की तो बात ही छोड़िए। यहाँ बिताया गया हर अतिरिक्त दिन उन्हें किसी घातक और अपरिहार्य घटना के घटित होने का मौका देता था। उनके बचने की सबसे अच्छी उम्मीद यही थी कि वे जल्द से जल्द कारापेस दानव का सामना करें। शायद इसे हराने के बाद वे अंततः वादा किए गए महल की ऊंची दीवारों को देख पाएंगे। सनी पूरी रात करवटें बदलता रहा, उस विशालकाय जीव के बारे में सोचता रहा और उसे मारने के विचार के बीज को आकार देने की कोशिश करता रहा। सुबह के करीब वह अंततः सो गया, लेकिन आधे घंटे बाद कैसी ने उसके कंधे को ध्यान से हिलाकर उसे जगा दिया। सनी ने अंधी लड़की को असमंजस से देखते हुए पलकें झपकाईं। यह क्या है? उसने नफिस को इशारा करके पास आने को कहा। फिर थोड़ा पीला पड़ते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे एक और दृश्य दिखाई दिया। कारापेस दानव के बारे में एक दृश्य। अध्याय 65, अंधेरे में रोशनी। सनी तुरंत जाग गया। उठते हुए उसने जल्दी से अपनी आंखें मिली और फिर अंधी लड़की की तरफ देखा, जो सुनने को तैयार थी। नेफिस उनके पास आए और बैठ गई। भोर की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अतीत या भविष्य? सनी ने पलकें झपकाईं। ठीक है, मुझे खुद से पूछना चाहिए था। कैसी ने कुछ देर सोचा और फिर झिझकते हुए उत्तर दिया, अतीत। मुझे लगता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसकी अभिव्यक्ति निश्चितता में बदल गई। नहीं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बदलते सितारे ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ये तो अच्छी बात है। तो तुमने क्या देखा? कैसी ने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, उसे याद करते हुए। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन इस बार वह अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थी। मैंने गहरी रात में एशन बैरो को देखा, जो एक प्रचंड तूफान में घिरा हुआ था। हवाएं उस विशाल वृक्ष की शाखाओं को झुका रही थीं, मानो उन्हें तोड़ने के लिए बेताब हों। द्वीप लगातार गरजती बिजली की बौछार से जगमगा रहा था और आसमान से बाढ़ की तरह बारिश हो रही थी। वह रुकी, अपनी सांस संभाली और आगे बोली। कारापेस दानव वहां था, तूफान के बीच में पॉलिश किए हुए स्टील से बने एक अदिक किले की तरह खड़ा था। उसके कवच पर लगे कांटों के बीच बिजली के आंख नाच रहे थे, लेकिन दानव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सनी ने बताया था, घमंडी, भयावह और भयानक। कैसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे खालीपन और भ्रष्टाचार का एहसास हुआ। उसने तूफान को तब तक देखा जब तक वह थम नहीं गया। हवाएं धीमी पड़ गईं, बारिश रुक गई। विशाल वृक्ष अखंड खड़ा रहा, बिल्कुल पहले जैसा शानदार।
लेकिन तभी आकाश से बिजली का आखिरी बोल्ट गिरा और उसके बगल की जमीन पर गिरा। सनी उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिलेगी। तो वो राक्षस बिजली से नहीं डरता। शर्म की बात है, उसके धातु के कवच को देखकर मैं तो तूफान के दौरान उसे पेड़ के नीचे से फुसलाकर लाने की कोशिश करने लगा था। जाहिर है ये काम नहीं करेगा। इस बीच कैसी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। बिजली का वह बोल्ट चमत्कारी पेड़ की तो बात ही छोड़िए, कैरापेस दानव को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि जब वह जमीन पर गिरा तो उसने एशन बैरो की सतह पर गिरे हुए पत्तों को जला दिया। जल्द ही द्वीप का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। रात के घोर अंधेरे में वह एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। सनी को कुछ याद आया और वह खुश हो गया। जब वे तीनों पहली बार स्वप्न लोक में अपने खतरनाक साहसिक कार्य की शुरुआत में मिले थे तो लड़कियों ने बताया था कि कुछ रात पहले उसने विशालकाय शूरवीर की मूर्ति से जो रोशनी देखी थी वह दरअसल उन्हीं की बनाई हुई थी। हालांकि वह आग जलाना एक बड़ी भूल साबित हुई। रात में प्रकाश का कोई भी स्रोत भूले हुए किनारे के राक्षसों के लिए एक प्रलोभन की तरह था, जिनमें अंधेरे समुद्र की गहराइयों में छिपे भयानक जीव भी शामिल थे। इसलिए तब से वे सूर्यास्त के बाद आग नहीं जलाने के प्रति सावधान हो गए। लहरों के नीचे से अनजानी भयावहता को आकर्षित करने के बजाय अंधेरे को सहना पसंद करते थे। कैसी की दृष्टि में आगे क्या हुआ था इसका अंदाजा लगाते हुए उसने अंधी लड़की के आगे बोलने का इंतजार किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आग की लपटें बुझने से पहले काला समुद्र उफान पर आ गया और एक चीज उसमें से रेंगती हुई निकली जिसने एशन बैरो की लगभग पूरी ढलान को अपने शरीर से ढक लिया। वह हड्डियों और सड़े हुए मांस के एक ढेर जैसा दिख रहा था जो काले समुद्री शैवाल से जुड़ा हुआ था। हजारों भयानक आंखें नीचे से मुझे भूखी निगाहों से घूर रही थीं। कुंडलित तंतु उबलते हुए खुद को विशाल पेड़ की ओर धकेल रहे थे। उसका चेहरा हल्का हरा हो गया। उस घिनौनी घटना को याद करते ही कैसी को उल्टी सी आने लगी, लेकिन उसने दांत पीस लिए और बोलना बंद नहीं किया। यह अब तक का सबसे घिनौना जीव था जो मैंने देखा है। हालांकि ये धीमा और अनाड़ी लग रहा था, मानो काले पानी से बाहर किनारे पर होने से यह कमजोर हो रहा हो। कारापेस दानव ने उस जीव पर झपट्टा मारने में जरा भी संकोच नहीं किया, इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि यह उससे कम 10 गुना बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप पर घुसपैठ से क्रोधित होकर वह पूरी तरह से पागल हो गया हो। नफिस अचानक बोला, राक्षस कैसे बच गया? अंधी लड़की हिचकिचाई। मुझे नहीं पता। मैंने युद्ध नहीं देखा, सिर्फ उसकी शुरुआत और अंत देखा। भोर होते ही कारापेस दानव रेंगकर वापस विशालती की छाया में आ गया। वह बुरी तरह घायल था, उसके कई पैर गायब थे और उसकी दराती दरारों के मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। आग बुझ चुकी थी और समुद्री जीव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह एक क्षण के लिए रुकी और फिर शांत स्वर में बोली। सबसे भयानक घाव उसकी छाती पर था। राक्षस का इस्पाती कवच टूटकर अलग हो गया था, जिससे उसके अंदर धड़कता हुआ हृदय दिखाई दे रहा था। घाव से नीले रक्त की नदियां बह रही थीं, जो राख जैसी रेत में मिल रही थी। राक्षस रेंगता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा और अपनी टूटी हुई देह उसकी जड़ों के बीच रख दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसी ने आह भरी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह था समय का बीतना। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार कारापेस दानव अपने जख्मों से उबरने में कामयाब हो गया। उसकी दराती ठीक हो गई, उसके पैर वापस उगाए, उसकी छाती का फ्रैक्चर सबसे आखिर में ठीक हुआ। हालांकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। नजरों से ओझल उसके कवच में अभी भी एक कमजोरी है। सनी और नेफिस दोनों बहुत देर तक चुप रहे और सोचते रहे। चेंजिंग स्टार ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तो आखिरकार यह अभेद्य नहीं है। फिर उसने सनी की ओर देखा और पूछा, आपकी योजना कैसी चल रही है? उसने पलकें झपकाईं, खुद को विचारों के झुंड से बाहर निकाला। अपने साथियों की तरफ देखते हुए सनी मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कैसी के दृष्टिकोण ने मुझे अतिरिक्त प्रेरणा दी। नेफिस ने भौहें उठाईं। क्या ऐसा है? उसने विश्वास से सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। हाँ, यह एक अजीबोगरीब विचार है, लेकिन हो सकता है कि यह काम कर जाए। खैर, शायद। वैसे भी ये जोखिम भरा होगा और हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। कैसी और नेफिस दोनों ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। अंधी लड़की ने सावधानी से पूछा, तो तुम्हारी योजना क्या है? हम राक्षस को कैसे धोखा देंगे? सनी ने अपनी बाहें पार कर लीं। यह ज्यादा जटिल नहीं है।
दरअसल मुझे यह विचार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसके बारे में नेव बात करना पसंद करता है। हम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने नाटकीय विराम लिया और फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर ग्रोथ ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? अल्फा हेयर ऑयल, उद्धरण चिन्ह ... एक ट्रोजन गधा। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। दोनों लड़कियों ने पलकें झपकाईं, फिर उलझे हुए भावों से उसे घूरने लगी। खैर कैसी ने घूरा नहीं, क्योंकि वह अंधी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल चेंजिंग स्टार जैसा ही था। अजीब, उद्धरण चिन्ह ... अब क्या? सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, कुछ शर्मिंदा हुआ और अपना गला साफ किया। ओह, क्या मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया? मैंने सोचा कि ओडिसियस आदमी ने एक लकड़ी का जानवर बनाया है। ओह गधा। नफिस ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें बंद करते हुए उसके माथे पर रख दिया। अजीब है, क्या उसे सिर दर्द है? ओह, क्या आप ठीक हैं? उसने गहरी सांस ली, फिर सपाट स्वर में कहा, एक घोड़ा। यह एक घोड़ा था। तारानकन। अगले दिन वे उस जगह पर लौट आए जहां कवच सेना और कनखजूरे राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक कवच सेनापति को यहां घात लगाने के लिए फुसलाया था, लेकिन अंततः दुर्लभ प्राणियों की दो जनजातियों के बीच भीषण टकराव का कारण बन गया। कुछ राक्षसों के शव अभी भी वहां थे, जो कीचड़ में थोड़े दबे हुए थे। बेशक उनके कंकालों पर कोई मांस नहीं बचा था। आखिरकार भूल भुलैया के निवासी ज्यादातर मांस खाने वाले ही थे। हालांकि तीनों स्लीपर्स को मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे किसी और चीज के लिए आए थे। वह सूबेदार के खाली खोल के सामने रुका, जिस पर से किसी अज्ञात जानवर ने मांस निकाल दिया था, और संतुष्टि से काले और लाल रंग के कवच को देखा। नेफिस उसके पास आए और उसके पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव था। क्या आप यही चाहते थे? सनी मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि कोई भी चीज इतनी पागल नहीं होगी कि चिटिन को चबा सके, लेकिन इस जगह पर आप कभी नहीं जानते। मुझे इसकी हालत के बारे में पक्का नहीं पता था, लेकिन हालत अच्छी थी। वास्तव में यह एकदम सही था। अध्याय 66 योजना का पहला भाग। शाम के करीब जब सूरज थका हारा क्षितिज की ओर डूब रहा था, एक अजीब सा जीव भूल भुलैया के बेरंग अवशेषों से बाहर निकला। अगर चलना सही शब्द होता तो क्या होता? रेत में अपने पैर घसीटता हुआ वह जीव बिना हिलाए किसी तरह आगे की ओर तैर रहा था। वह एक कवचधारी सेंचुरियन जैसा दिख रहा था, या कम से कम उसके लगभग समान। सभी जरूरी अंग अपनी जगह पर थे। उस जीव का एक काला कवच था जिस पर एक भयावह लाल रंग का पैटर्न था, एक मानव जैसा धड़, 8 खंडित पैर और 2 भुजाएं जिनके सिरे पर भयानक हड्डियों की दरांतियां थीं। हालांकि ये सभी अंग बेमेल और अजीब लग रहे थे, मानो किसी अनाड़ी मूर्तिकार ने इन्हें जोड़ दिया हो। इसके अतिरिक्त सेंचुरियन ऐसे चल रहा था मानो वह बहुत ज्यादा नशे में हो। उसका कवच एक तरफ झुका हुआ था, कभी रेत से रगड़ खा रहा था। धड़ बिना किसी स्पष्ट कारण के आगे पीछे झूल रहा था। दरांतियां अजीब तरह से जीव की पीठ के पीछे धंसी हुई थीं, एक दूसरे से अजीब कोण पर सटी हुई। एक क्षण ऐसा आया कि उनमें से एक जमीन पर गिर पड़ा। सेंचुरियन कुछ पल के लिए रुका और झिझका, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने अपनी दरांती वाली भुजा पीछे छोड़ दी और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक समझदार पर्यवेक्षक ने गौर किया होगा कि उस जीव की 2 परछाइयां थीं। पहली परछाई तो जैसी उम्मीद थी, बिल्कुल उस जीव जैसी ही थी। दूसरी परछाई इंसान जैसी दिख रही थी। जब सूबेदार ने भागते हुए अंक को छोड़ा, तो वह बड़ी परछाई के नीचे से कुछ देर के लिए दिखाई दी। इसके बाद मानव छाया ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और घोर तिरस्कार के साथ अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। पूरी स्थिति बेहद विचित्र थी, लेकिन अच्छा हो या बुरा, उस अजीब जीव पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। बिना किसी रुकावट के वह बंजर जमीन को पार करते हुए एशनबैरो की दिशा में आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वह लगभग ऊंची पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच गया। सूर्यास्त निकट आ रहा था। तारानकन। वह अजीबोगरीब सेंचुरियन एशनबैरो की तलहटी में जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया। अजीब और टेढ़ा मेढ़ा, वह अपनी ही प्रजाति के उस दूसरे राक्षस की नकल लग रहा था जो कुछ दिन पहले उसी जगह पर शान से घुटनों के बल बैठा था। इसके अलावा वह बिना किसी श्रद्धांजलि के आया था। वहां कोई दिव्य आत्मा का टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। अपमानजनक मुद्रा के अलावा यह अपराध उस सेंचुरियन को मरवाने के लिए काफी था। शायद यह आत्मघाती था। बैरों के ऊपर कवच दानव हिलता हुआ राख जैसी रेत से ऊपर उठा।
उसका चमकता कवच डूबते सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए चमक रहा था। चमकदार धातु से जड़ा, सिर पर सींगों का मुकुट पहने, वह दानव भयानक और भयावह लग रहा था। नीचे देखते हुए वह कुछ पलों तक वहीं रुका रहा। राक्षस की आंखों की गहराई में दो गहरे लाल अंगारे सुलग उठे। अपनी भयानक दरांतियां घुमाते हुए विशालकाय राक्षस आगे बढ़ा और उस अजनबी आगंतुक का सामना करने के लिए धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही वह पास आया, जमीन हिलने लगी। फिर भी वह विचित्र सैनिक हिला तक नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से स्थिर रहा। कवच दानव उस संदिग्ध प्राणी से कुछ दूरी पर रुक गया। उसने उसे गौर से देखा और साफ समझ गया कि उसका दयनीय रूप शायद कोई जाल हो सकता है। भूल भुलैया अकल्पनीय खतरों से भरी थी। किसी अनजान दुश्मन के पास इतनी जल्दी पहुंचना कोई जागृत दानव, जो अपनी ही तरह की बुद्धि रखता हो, नहीं कर सकता था। कम से कम तीनों स्लीपर्स ने तो यही अनुमान लगाया था। हालांकि वे गलत थे। एक पल बाद ही कवच दानव आगे झपटा। उसकी दरांती हवा में चमकी और सूबेदार के धड़ को दो टुकड़ों में काट डाला। अदम्य काइटन ऐसे कट गया मानो मक्खन से बना हो। राक्षस के धड़ का ऊपरी आधा हिस्सा उड़ गया और अंदर सिर्फ खालीपन ही नजर आया। डॉट डॉट डॉट। एशन बैरो के दूसरी ओर सनी, जो पूरी ताकत से ढलान पर दौड़ रहा था, मन ही मन कोस रहा था। ये तो बहुत जल्दी थी। उसने सोचा कि उनके पास और समय होगा। किसे पता था कि कारापेस दानव इतना दुस्साहसी निकलेगा। उसने पूरी ताकत झोंकने में जरा भी संकोच नहीं किया। कैसी को अपनी पीठ पर बैठाकर सनी ने दांत पीसते हुए और भी तेज दौड़ने की कोशिश की। अब प्लान बी पर स्विच करने का समय आ गया था। एक क्षण बाद उस विचित्र सेंचुरियन का कवच फट गया और उसके नीचे छिपी इको आजाद हो गई। अपने शक्तिशाली चिमटों से चिटन के टुकड़ों को दूर धकेलते हुए वह मेहतर उस विशालकाय राक्षस की ओर झपटा। उसकी कोशिश उसके नीचे छिपकर उम्मीद है कि उस राक्षस के पैरों को खराब कर देगी। सनी की योजना का पहला भाग काफी सरल था। वे एक मृत कवचधारी सेंचुरियन के अवशेषों का इस्तेमाल करके इको को, जो कि तुलनात्मक रूप से काफी छोटा था, कवचधारी सेना के एक अधिकारी के रूप में दिखाने वाले थे। फिर वे राक्षस को फुसलाकर भगाने के लिए उसे एशन बैरो की तलहटी में भेजेंगे। वे तीनों पहाड़ी का चक्कर लगाकर पहले से ही धूसर रेत के नीचे छिप जाएंगे। फिर राक्षस के जाते ही ढलान से ऊपर चढ़कर द्वीप के बीचों बीच पहुंच जाएंगे। इको को उन्हें विशाल पेड़ पर चढ़ने और उसकी शाखाओं में छिपने के लिए पर्याप्त समय देना था। फिर सनी इको को हटा देगा। इस प्रकार योजना का पहला चरण पूरा हो जाएगा। उसका इरादा कभी नहीं था कि सफाईकर्मी वास्तव में उस भयानक राक्षस से लड़े। हालांकि कारापेस दानव के असामान्य रूप से तेज आक्रामक व्यवहार ने पूरी घटना का समय बिगाड़ दिया था। प्रलोभन पहले ही नष्ट हो चुका था, फिर भी वे पेड़ के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसी स्थिति में इको को हमला करने का आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि इससे विशालकाय राक्षस को रोका जा सकेगा। इस तरह जाहिर है सनी अपने मेहतर को खतरे में डाल रहा था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाला था, इको ने खुद को कारपेस दानव के विशाल शरीर के नीचे छिपाने की कोशिश की। वह वही कर रहा था जो नेफिस ने पहले कारपेस सेंचुरियन से लड़ते समय किया था, और दुश्मन के आकार का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार लड़ाई में छोटी प्रतिभागी एक मजबूत कवच पहने हुए थी, न कि एक मुलायम मानव लड़की जिसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। अगर राक्षस अपने वजन से मेहतर को कुचलने की कोशिश भी करता तो वह उसे मार नहीं पाता। हालांकि राक्षस भी इसे समझ गया। अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए उसने अपना धड़ हिलाया और चिमटे से वार किया। वह मेहतर किसी परेशान करने वाले कीड़े की तरह हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसका कवच लगभग टूट गया था। बड़े पेड़ की ओर दौड़ते हुए सनी ने मुंह बनाया। वह इको को विदा करना चाहता था, लेकिन जानता था कि अभी बहुत जल्दी है। उन्हें और समय चाहिए था। उसके आगे नेफिस पहले से ही विशाल काले तने के पास पहुंच रही थी। बिना समय गंवाए उसने अपनी पीठ से समुद्री शैवाल का रूकसाक उतारा, उसे धीरे से जमीन पर रखा और गोमेद की छाल की दरारों को पकड़ते हुए चढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच इको लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक जिद्दी सी रोशनी जल रही थी। उसने जोर से चीखते हुए अपने चिमटे हवा में पटके और एक बार फिर राक्षस की ओर झपटा। जाओ उसे पकड़ो दोस्त, सनी मन ही मन चिल्लाया और पूरे दिल से अपने मेहतर को शुभकामनाएं दी। छोटा जीव बहादुरी से उस विशालकाय स्टील की ओर दौड़ा और हमला करने के लिए अपने पंजे उठाए। उसके पीछे दो साए थे, एक वहशी, दूसरी इंसानी।
सनी तेजी से उस विशाल पेड़ तक की दूरी कम कर रहा था। पहाड़ी के नीचे कवच दानव शांति से दौड़ते हुए दुश्मन की ओर बढ़ा। उसकी चारों भुजाएं एक साथ हिल रही थीं। अचानक मेहतर की भुजाएं काट दी गईं। उसके शरीर को दो विशाल चिमटों में जकड़कर हवा में उठा दिया गया। सनी को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। 1 सेकंड के कुछ अंश बाद राक्षस ने अपनी भुजाओं को थोड़ा सा खींचा और इको को 2 भागों में फाड़ दिया। उसके धड़ को कवच से अलग कर दिया और दोनों हिस्सों को कुचलकर खूनी गूदा बना दिया। पहाड़ी की चोटी पर सनी लड़खड़ा गया। वह परिचित आवाज उसके कानों में घंटी की तरह गूंज उठी। अध्याय 67 समय के विरुद्ध दौड़। आपकी प्रतिध्वनि नष्ट हो गई है। सनी लड़खड़ाकर लगभग गिर ही गया। कैसी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और थोड़ा पीछे झुककर उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करने की कोशिश की। उसके पैरों के नीचे से गिरे हुए पत्ते उड़ रहे थे, लेकिन सनी किसी तरह समय रहते खुद को संभाल पाया। नहीं, क्रोध और पछतावे ने उसके मन को घेर लिया, लेकिन कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसका भरोसेमंद मेहतर उस विशालकाय जीव द्वारा काटा और फाड़ा हुआ मर चुका था। जिस सहजता और क्रूरता से उस कारापेस दानव ने उस बेचारे बहादुर जानवर का सर्वनाश किया था, वह अपमानजनक होता। अगर वह इतना भयानक न होता। इसमें उसे केवल एक क्षण का समय लगा। इको गायब हो चुका था। सनी ने न सिर्फ अपनी परछाई की आंखों से उसका दुखद अंत देखा था, बल्कि उसने उनके बीच के सूक्ष्म संबंध को भी गायब होते हुए महसूस किया था। उसके आत्मिक सागर में प्रकाश का एक गोला झिलमिलाया और गायब हो गया, जिससे पानी की खामोश सतह थोड़ी और गहरी हो गई। उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी, लेकिन सनी को जो कड़वाहट महसूस हुई, वह सिर्फ इसलिए नहीं थी कि इको कितना उपयोगी था या असल दुनिया में उससे उसे कितना पैसा मिल सकता था। दरअसल उसे वह नासमझ कूड़ा बीनने वाला काफी पसंद आने लगा था। वह बड़ा वफादार और भरोसेमंद था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें एक अजीब तरह का जिद्दी और अप्रिय व्यक्तित्व है। और अब वह मर चुका था। दांत पीसता हुआ सनी पागलों की तरह भागा। वफादार इको के जाने का शोक मनाने का समय तो बाद में मिलेगा। अभी उनके सामने बड़ी समस्याएं थीं। सनी, क्या हुआ? कैसी की फुसफुसाहट चिंता और तनाव से भरी लग रही थी। उसने उसके हाव भाव और हाव भाव से उसके मूड में आए बदलाव को जरूर महसूस किया होगा। सच कहूं तो सनी बात करने की हालत में नहीं था। अपनी पीठ पर अंधी लड़की को लिए, चाहे वह कितनी भी नाजुक और हल्की क्यों न हो, पहाड़ी पर तेज रफ्तार से दौड़ना उसके लिए बिना साय के सहारे के एक मुश्किल काम था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उस विशाल पेड़ से अभी भी काफी दूरी थी। फिर भी सनी को जवाब देना ही पड़ा। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। उसने इको को मार डाला। फिर शब्दों के लिए समय नहीं बचा, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पहाड़ी के नीचे कवच दानव मेहतर के क्षत विक्षत अवशेषों के ऊपर खड़ा उन्हें घृणा से देख रहा था। उसके चारों ऊपरी अंगों से नीले रक्त की भारी बूंदें गिर रही थीं। अचानक इको की लाश हल्की रोशनी से चमकने लगी। फिर वह झिलमिलाती हुई छोटी छोटी चिंगारियों की एक नदी में विलीन हो गई, जो जमीन पर गिरकर गायब हो गईं, और उस विशालकाय मेहतर का कोई निशान नहीं बचा। यहाँ तक कि राक्षस की दरांतियों और चिमटों पर लगा उसका खून भी गायब हो गया था। आखिरकार इको तो एक मारे गए दुर्लभ प्राणी का एक रूप मात्र था, असली नहीं। ये शून्य से आया था और अब शून्य की अवस्था में वापस आ गया था। हालांकि कारापेस दानव उस अप्रत्याशित प्रकाश शो को नहीं देख रहा था, बल्कि वह जमीन पर एक खास जगह को घूर रहा था। वहां एक अकेली मानव छाया असमंजस में जमी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इको का शरीर और फलस्वरूप उसकी विशाल छाया गायब हो जाने के बाद वह तुरंत प्रकट हो गई और उसके पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं बची। बकवास। राक्षस ने अपना सिर झुकाया, फिर बिजली की गति से आगे बढ़ा और छाया को दरांती से छेद दिया। सनी सिहर उठी। वह तीव्र दर्द का अनुभव करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साय ने, जिसने डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे, अपनी छाती से निकले विशाल ब्लेड को देखा और अपना सिर खुजलाया। ये पूरी तरह से ठीक था। खैर, बिल्कुल, आखिरकार ये तो बस एक परछाई थी। ऐसे हमलों के लिए शरीर का होना जरूरी है। ठीक है, मैंने सोचा था कि और क्या होगा। इस बीच राक्षस बेपरवाह साय को घूर रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक लाल रंग की रोशनी और भी तेज हो गई। सनी पेड़ के तने के पास पहुंच रहा था और उसे कुछ देर के लिए एड्रेनालाइन का जोश आ गया था, वरना शायद वह पहले ही तनाव से बेहोश हो जाता। बस थोड़ा और उनके पास सफल होने का पूरा मौका था।
बस साई को उस विशालकाय राक्षस का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकाना था, लेकिन आज तो मानो किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। नीचे कारापेस दानव ने अपनी दरांती वापस ले ली। हालांकि इंसानी परछाई पर दोबारा हमला करने के बजाय वह अचानक पलटा और एशनबैरो की चोटी पर एक गहरी नजर डाली, जहां वह विशाल वृक्ष अपनी पूरी भव्यता में खड़ा था। आखिर वह आदमी होशियार था। ये सब लानत है। परछाई को भूलकर वह भीमकाय प्राणी आगे की ओर झपटा और ऊंची पहाड़ी की ढलान पर वापस चढ़ गया। वह भयानक गति से आगे बढ़ रहा था, हर सेकंड में 1 दर्जन मीटर की दूरी तय कर रहा था। यहाँ वापस आओ, सनी ने पेड़ के तने के पास पहुंचते हुए अपनी परछाई से चिल्लाकर कहा। कैसी को उसकी पीठ से नीचे उतरने में मदद करते हुए सनी ने नेफिस द्वारा छोड़ा गया रुकसाक उठाया और उसे अंधी लड़की को दे दिया। इसमें नरमी बरतें। कैसी ने सिर हिलाया। उसे रुकसेक में रखी सामग्री का पूरा ज्ञान था और उसने उसे सावधानीपूर्वक अपने कंधे पर लटका लिया। उस समय चेंजिंग स्टार उस विशाल वृक्ष की सबसे निचली शाखाओं तक पहुंच चुकी थी। बिना समय गंवाए वह अपने साथियों से ऊपर एक स्थान पर पहुंची, सुनहरी रस्सी को बुलाया और उसका एक सिरा नीचे फेंक दिया। रस्सी पकड़कर सनी ने जल्दी से एक फंदा बांधा और कैसी को दे दिया। आप पहले ऊपर जाइए। अंधी लड़की एक पल के लिए झिझकी, फिर मान गई। जैसे ही वह लूप के अंदर पैर डालने ही वाली थी कि सनी ने अचानक उसे रोक दिया। रुको, अपने कर्मचारियों को बुलाओ। कैसी जिस लकड़ी के डंडे से चलती थी वह असल में एक जादुई चीज थी जो तेज हवाएं बुला सकती थी। अपनी यात्राओं में उन्हें शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये काम आ सकता था। हैरान और कारण न समझ पाने के बावजूद उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, अपनी आत्मा के सागर से स्मृति को बुला लिया। लकड़ी का डंडा उसके हाथ में आ गया। सनी ने अंधी लड़की को पीछे से हल्के से गले लगाया और उसके शरीर को घुमाया और लाठी पकड़े हुए हाथ को सही दिशा में ले गया। फिर उसने कहा, अब हवा को बुलाओ। अगले ही पल उनके चारों ओर एक तेज आंधी उठी, गिरे हुए पत्ते और राख जैसी रेत हवा में उड़ती हुई। देखते ही देखते द्वीप की सतह का एक बड़ा हिस्सा नंगा हो गया। नीचे और अधिक रेत दिखाई दी। इस बीच परछाई कारापेस दानव से टकरा रही थी। वह विशालकाय जीव पहले ही पहाड़ी पर आधी चढ़ाई चढ़ चुका था, किसी तेज दौड़ती रेलगाड़ी की गति से। हालांकि फुर्तीला परछाई उससे भी तेज थी। वह पहले ही भीमकाय राक्षस से आगे निकल चुकी थी और अब अपने मालिक के पास लौटने की जल्दी में आगे की ओर उड़ रही थी। अच्छा, अब जाओ। सनी ने कैसी को लूप में पैर डालने में मदद की और पीछे हटकर नेफिस को रस्सी खींचते हुए देखा। वह जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज चल रही थी, जो इंसानी मानकों के हिसाब से वाकई तेज थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त तेज था? पसीने से तरबतर वह सेकंड गिनता रहा और इंतजार करता रहा। अब उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर थी कि राक्षस के आने से पहले रस्सी वापस लौटेगी या नहीं। हर पल अनंत काल जैसा लग रहा था। वह पहले से ही दूर से लेकिन तेजी से पास आती हुई रेत पर कारपेस दानव के 8 विशाल पैरों की उग्रता से चलने की आवाज सुन सकता था। आखिरकार कैसी उस विशाल पेड़ की निचली शाखाओं के स्तर पर पहुंच गई। नेफिस ने उसे फंदे से बाहर निकलने और शाखा की चौड़ी सतह पर टिकाने में मदद की, फिर रस्सी को फिर से नीचे फेंक दिया। राक्षस पेड़ के पास आ रहा था, जो अभी भी अपने विशाल तने के कारण छिपा हुआ था। छाया सनी के पैरों के नीचे से फिसलकर उसके शरीर से लिपट गई। रस्सी पकड़कर सनी मानो उड़कर ऊपर चढ़ गया, अविश्वसनीय एड्रेनालाइन से भरी गति से। लड़कियों के बगल वाली शाखा पर उतरकर वह तेजी से मुड़ा और रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश की। राक्षस उसकी सुनहरी चमक को देख नहीं पाया, वरना सब बेकार हो जाता। लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय बचा था। अरे नहीं, सनी ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर नेफिस ने स्मृति को खारिज कर दिया, जिससे सुनहरी रस्सी हवा में गायब हो गई। वे तीनों लोग छिपकर बैठ गए और अपनी सांसें रोक लीं। डॉट डॉट डॉट। एक क्षण बाद उनके नीचे कांटों और पॉलिश की हुई धातु का एक उग्र ढेर दिखाई दिया। कवच दानव अचानक रुक गया, अपनी जलती हुई लाल आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसके चिमटे चटक रहे थे, मानो मांस फाड़ने को तरस रहे हों। भयानक दरांतियां हवा में उठी, काटने और चीरने के लिए तैयार। लेकिन उस विशाल वृक्ष के नीचे मारने के लिए कुछ भी नहीं था। राक्षस वहीं रुका रहा, दाएं बाएं देखता रहा। फिर उसने सिर उठाया और ऊपर देखा। शुक्र है कि जिस डाल पर तीनों स्लीप छिपे थे वह बहुत चौड़ी थी, उन्हें उसकी नज़र से छिपाने के लिए काफी थी। वे निश्चल और मौन रहे, जरा सी भी आवाज निकालने से डरते रहे। थोड़ी देर बाद
विशालकाय जानवर ने अंततः अपनी निगाहें नीची कर ली और ध्यान से जमीन पर नजर दौड़ाई तथा संभावित घुसपैठियों के निशान ढूंढने लगा। हालांकि जमीन साफ और नंगी थी और कैसी की लाठी की मदद से सनी ने उनके आने जाने के सारे निशान पहले ही मिटा दिए थे। कुछ न पाकर कारापेस दानव के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह द्वीप के दूसरे हिस्सों की खोज में निकल पड़ा। सनी अंततः सांस छोड़ने में सक्षम हो गया। कुछ दूर जाकर दानव जादुई तूफान से प्रभावित इलाके के किनारे पहुंच गया। वहां उसे आखिरकार पैरों के 2 निशान मिले, एक नेफिस के छोड़े हुए और दूसरा सनी के। एक क्रोधित दहाड़ के साथ, जो फटती हुई धातु के शोर जैसी लग रही थी, विशालकाय प्राणी एशियन बैरों की ढलान से नीचे की ओर दौड़ा तथा पैरों के निशानों का पीछा करते हुए नीचे बंजर भूमि की ओर चला गया। हालांकि धूसर रेगिस्तान उजाड़ और खाली था, कोई भी जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। डूबते सूरज की रोशनी में वह लाल रंग में रंग गया था। उस क्षण जमीन थोड़ी हिली और पूरी भूलभुलैया में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जिससे ठंडी हवा और नमक की गंध फैल गई। अंधेरा समुद्र वापस लौट रहा था। बंजर भूमि की ओर एक आखिरी घृणा भरी निगाह डालते हुए कारापेस दानव धीरे धीरे घूमकर अपने ठेला के शीर्ष की ओर चला गया। अध्याय 68 मृत्यु का प्रकाश स्तंभ। सनी, नेफिस और कैसी उस विशाल पेड़ की एक शाखा पर बैठे सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे थे। शाखा इतनी चौड़ी थी कि उसमें 2 गुने लोग बैठ सकते थे, इसलिए उन्हें जमीन से देखी जाने की चिंता नहीं थी। फिर भी वे चुपचाप और निश्चल खड़े रहे, उस विशालकाय राक्षस से डरते हुए जो कभी कभी उनके छिपने की जगह के नीचे दिखाई देता था। उसके कदमों की आवाज से तीनों सोए हुए लोगों की तनावग्रस्त शरीर में सिहरन दौड़ गई। भूले बिसरे किनारे पर आने के बाद से सनी ने एक बार भी उम्मीद नहीं की थी कि रात जल्दी आ जाएगी, लेकिन हर चीज का एक नया अनुभव होता है। वे योजना के अगले चरण पर तभी आगे बढ़ सकते थे जब अंधेरा छा जाए, इसलिए अब इंतजार के अलावा कुछ नहीं था। नेफ और कैसी की पीठ पर हाथ रख कर बैठे सनी दूर तक देखता रहा और किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था। पिछली गलतियों और भविष्य के जोखिमों के बारे में सोचते रहने से उसका संकल्प और भी कमजोर हो जाएगा, और वह तो पहले से ही कमजोर था। योजना की शुरुआत में ही इतनी बड़ी असफलता ने सनी को सचमुच निराश कर दिया। वह अभी भी अपनी प्यारी इको के अचानक चले जाने से उबर नहीं पाया था। बेशक उसे पहले से ही पता था कि बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं। दरअसल उसने लड़कियों को चेतावनी भी दी थी कि बहुत सी अप्रत्याशित चीजें हैं और इसलिए उनकी सफलता की संभावनाओं का विश्वसनीय अनुमान लगाना असंभव था। फिर भी उसे अपने समूह के सबसे मजबूत सदस्य को शुरुआत में ही खोने की उम्मीद नहीं थी। योजना का पहला चरण सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। आगे की परिस्थितियां कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। सनी ने अंधेरे होते आसमान को देखा, जो विशाल वृक्ष के मुकुट की घनी छतरी के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रहा था, और बढ़ते समुद्र के शोर को सुना। धुंधलके में कैसी थोड़ा हिली और फिर धीरे से उसका हाथ दबा दिया। उसके गर्म स्पर्श से सनी तनावग्रस्त हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अंधी लड़की बस उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने खुद को शांत होने दिया। बेवकूफ, मैं क्या हूँ, बच्चा। हाथ पकड़ने से कुछ हल नहीं होगा। लेकिन इन बुड़बुड़ाते विचारों के बावजूद सनी को अनिच्छा से एहसास हुआ कि वह बिना किसी तार्किक कारण के थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहा था। शायद वे आखिरकार यह काम पूरा करने जा रहे थे। अगर यही उनकी इच्छा थी, तो उन्हें रोकने की हिम्मत किसने की। जल्द ही रात छा गई और दुनिया पूर्ण अंधकार में डूब गई। तारांकन तारांकन तारांकन। राख जैसा टीला अंधेरे समुद्र के काले लहरदार शून्य में एक द्वीप बन गया था। उस विशाल वृक्ष की शाखाएं अंधेरे में धीरे धीरे हिल रही थीं, उनकी लाल लाल पत्तियां अब लकड़ी की ऑब्सीडियन सतह से अलग नहीं दिखाई दे रही थीं। पत्तियां फुसफुसा रही थीं और सरसराहट कर रही थीं, जिससे उफनती लहरों की भयावह सरसराहट में एक शांत धुन बन रही थी। सनी ने आह भरी, ये जानते हुए कि सच्चाई का क्षण निकट आ रहा था। उसे अपनी योजना पर पूरा यकीन था। इस शापित जगह में किसी भी चीज के बारे में जहां तक यकीन करना संभव था, लेकिन उसे सभी जोखिमों और उन सभी चीजों का भी अंदाजा था जो गलत हो सकती थी। अंत में वे अभी भी सिक्का उछाल रहे थे, इस उम्मीद में कि इसके गिरने से उनका विनाश नहीं होगा। उसने नेव की स्थिति बदलती महसूस की। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। आज किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, शांत बने रहने की उसकी अद्भुत क्षमता उसे विशेष रूप से निराश कर रही थी। यद्यपि चेंजिंग स्टार स्टारलेस वॉर्ड के घनघोर अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकता था,
फिर भी वह जानती थी कि वह उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि को देख लेगा। सनी ने अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला और धीरे धीरे सांस छोड़ी। चलो शुरू करें। तीनों ने पहले से अभ्यास किए हुए हाव भाव करते हुए हरकतें की। कैसी ने सावधानी से एक तरफ सरककर सनी और नेफिस को जरूरी काम करने की जगह दे दी। सनी ने धीरे से समुद्री शैवाल से भरा रुकसैक अपने और नेफिस के बीच रखा और फिर उसे खोल दिया। उसकी गति धीमी और सतर्क थी। रुकसैक के अंदर मुलायम समुद्री शैवाल के रेशों की कई परतों से घिरे 2 बड़े मिट्टी के बर्तन रखे थे। ये बर्तन सनी ने खुद बनाए थे और इसलिए ज्यादा मजबूत नहीं थे। आखिरकार वह कोई कारीगर तो था नहीं, मिट्टी के बर्तनों के बारे में उसका सारा ज्ञान शिक्षक जूलियस से मानव सभ्यता के विकास में मिट्टी के महत्व के बारे में एक ही दिन में सुनने से प्राप्त हुआ था। फिर भी कम से कम उसे मूल बातें तो याद थीं। जार के अंदर कनखजूरे के दानवों से इकट्ठा किया गया सारा तेल चारों ओर फैल गया, जिससे सनी की धड़कनें तेज हो गईं। एक कनखजूरे के दानव के शरीर में 2 थैलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग तैलीय पदार्थ था। जब इन पदार्थों को मिलाया जाता था तो एक अविश्वसनीय रूप से संक्षारक, घातक तेल बनता था जो किसी भी मेहतर के शरीर को कुछ ही सेकंड में खा सकता था। यह अत्यधिक ज्वलनशील भी था। जार में कनखजूरे के तेल के 2 घटक थे। अगर वे बड़े पेड़ की ओर दौड़ते हुए टूट जाते तो दोनों घटक आपस में मिल जाते। खैर, यही तो वजह थी कि रुकसैक नेफिस को सौंपा गया, जबकि सनी ने कैसी को उसकी कमजोर शारीरिक सहनशक्ति के बावजूद उठाया। सेंटीपीड तेल उनकी योजना का केंद्र बिंदु था। मिट्टी के बर्तनों को टहनी पर रखते हुए सनी ने अपने झोले से आखिरी चीज निकाली। ये हड्डी और भी समुद्री शैवाल से बनी एक अस्थायी मशाल थी। परंपरागत रूप से मशालें लकड़ी से बनाई जाती थीं, लेकिन निश्चित तट पर लकड़ियों की तुलना में हड्डियां ज्यादा आसानी से मिल जाती थीं। अंधेरे में उसने नीफ का ठंडा हाथ पाया, उसे अपने हाथ में लिया और फिर टॉर्च उसकी खुली हथेली पर रख दी। उस पल सनी को उन दूसरी बार याद आए जब चेंजिंग स्टार के हाथों ने उसके शरीर को छुआ था। पहली बार तब जब वह मर रहा था और उसकी छाती कवचधारी सेंचुरियन की हड्डी की दरांती से कुचल गई थी। दूसरी बार वह दिन था जब उसने उसे स्टारलाइट लीजन कवच दिया था और उसकी क्रूर खामी के बारे में जाना था। दोनों दिन बहुत यादगार थे, यद्यपि अलग अलग कारणों से। उन्हें लग रहा था कि ये दिन भी हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो जाएगा, बशर्ते वे सुबह तक जीवित रहें। सनी ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। नेफिस ने सिर हिलाया और फिर खड़ी हो गई। सीधे खड़े होकर उसने मशाल पकड़ ली और आंखें बंद कर ली, मानो प्रार्थना कर रही हो। सफेद कवच पहने, हवा में लहराते चांदी के बालों के साथ वह एक सुंदर, गंभीर परी जैसी लग रही थी। तभी उसकी पलकों के नीचे एक सफेद चमक जगमगा उठी। अगले ही पल उसके हाथों के नीचे से एक तेज आग फूट पड़ी और मशाल का ऊपरी हिस्सा जल उठा। चेंजिंग स्टार ने उसकी आंखें खोली, उनमें चमकती रोशनी बुझा दी और मशाल को उसके सिर के ऊपर उठा दिया। प्रकाशहीन संसार में ये छोटी सी लौ अंधकार के सागर में डूबते हुए एकाकी तारे के समान प्रतीत हो रही थी। इसके साथ ही सनी शाखा के किनारे पर गया, गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफ, अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ ले। तभी बहुत भयावह स्थिति पैदा हो गई। तारानकन तारानकन तारानकन। अचानक आई रोशनी और सनी की आक्रामक चीखों से आकर्षित होकर कारापेस दानव कहीं से भी क्रोध के तूफान में प्रकट हुआ। उसके विशाल पैर राख जैसी रेत को चीरते हुए हवा में उसके बादल उड़ा रहे थे। 2 लाल आंखें तुरंत उस चिल्लाते हुए इंसान पर टिक गईं, जिससे सनी के पैरों में एक घबराहट सी दौड़ गई। हाँ, यही कबाड़ के ढेर, आओ और इसे ले जाओ, मोटे झींगे। अब यह मेरा द्वीप है, उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा दिखावा करते हुए कि वो बिल्कुल नहीं डरा है। राक्षस उसकी ओर झपटा। यह विशालकाय जानवर एक घर जितना ऊंचा था, लेकिन फिर भी इतना लंबा नहीं था कि अपनी दरांती से उस विशाल पेड़ की शाखाओं तक पहुंच सके। इसलिए फिलहाल सनी सुरक्षित था। उन्हें पूरा यकीन था कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी, लेकिन योजना को फलीभूत करने के लिए यह पर्याप्त समय था। अगर वह चूक न जाए। जैसे ही कारपेस दानव उस शाखा के ठीक नीचे प्रकट होने वाला था जिस पर सनी खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली, निशाना साधा और दोनों जार नीचे फेंक दिए। उस जीव ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी भयानक दरांतियों से दोनों घड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंदर मौजूद तैलीय तरल पदार्थ अभी भी उसके कवच पर धार की तरह बरस रहे थे और उसके बाद मिट्टी के टुकड़े बिखर रहे थे। यदि कुछ हुआ भी तो उसने केवल प्रभाव की सतह को बड़ा कर दिया,
तथा राक्षस के धातु कवच के अधिकांश भाग को तरल की एक परत से ढक दिया। दोनों घटकों के मिश्रित होने से घातक संक्षारक तेल उत्पन्न हुआ, जो फिर चमकदार कवच में जल गया। सनी ने अपनी सांस रोक ली। हालांकि कनखजूरे राक्षस का तेल, जो मैला ढोने वालों और शतायु सैनिकों दोनों के अटूट काइटिन को नष्ट करने में सक्षम था, कारापेस दानव के शरीर को ढंग के अजीब मिश्र धातु के विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुआ। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। सनी का चेहरा काला पड़ गया। यह नेफिस चुपचाप अपना हाथ उठाते हुए उसके पास आ गया। उद्धरण जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। सौभाग्य से सनी ने शुरू में तेल के संक्षारक गुणों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे तेल की अन्य गुणवत्ता की आवश्यकता थी। इसकी ज्वलनशीलता, विशालकाय राक्षस की तेज आवाजों से प्रेरित होकर नेफिस ने अपनी बांह के जोरदार झटके से मशाल को नीचे फेंक दिया। घूमती हुई मशाल उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ती हुई राक्षस के कवच के ठीक बीचों बीच जा गिरी। अगले ही पल विशालकाय प्राणी आग की लपटों में घिर गया। सनी को उम्मीद नहीं थी कि आग राक्षस को नुकसान पहुंचा पाएगी। उसे यकीन था कि वह भीमकाय राक्षस सिर्फ गर्मी से कहीं ज्यादा सहन कर सकता है, लेकिन अब जलते हुए तेल में लिपटा हुआ कारापेस दानव भूली हुई तट की घनी अंधेरी रात में चमक रहा था। वह एक ज्वलंत प्रकाश स्तंभ में बदल गया था, जो शापित अंधेरे समुद्र के सभी राक्षसों को उसकी काली गहराइयों से रेंगते हुए बाहर आने के लिए बुला रहा था। अध्याय 69 अतिथि। विशालकाय दानव आग की लपटों में घिरा हुआ था, रात के तीखे अंधेरे में किसी दीपस्तंभ की तरह चमक रहा था। उसका चमकीला कवच परावर्तित प्रकाश से दमक रहा था, जिससे चारों ओर दीप्तिमान चमक फैल रही थी। जलते हुए तेल की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और राख जैसी रेत पर गिरते ही भड़क उठ रही थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। सनी आग की चमकती लौ को घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने वाकई ये पागलपन कर दिखाया है। नेफिस उसके बगल में जमी हुई थी। फेंकने के बाद भी उसका हाथ बढ़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने सचमुच कर दिखाया। सनी ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था कि कारापेस दानव का सामना एक ईमानदार लड़ाई में होगा। अगर एक विशाल मौत की मशीन और 3 शक्तिहीन इंसानों के बीच की लड़ाई को भी ईमानदार कहा जा सकता है। हालांकि उनकी कमजोर ताकत का मतलब यह नहीं था कि वे उस दुष्ट प्राणी को मार नहीं सकते थे। उन्हें बस ये काम समझदारी से करना था। उदाहरण के लिए, वे अपने गंदे काम के लिए कोई और मजबूत चीज ढूंढ सकते थे। इसीलिए उसने एशन बैरो में घुसने, रात होने का इंतजार करने, उस विशालकाय जानवर को आग लगाने और अंधेरे समुद्र के भयानक राक्षसों द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े होते देखने की योजना बनाई थी। और अब वे उस योजना को वास्तविकता बनाने के आधे रास्ते पर थे। बेशक सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। उन्हें अभी भी काले पानी के जीवों के हमले से बचना था। और उससे पहले कारापेस दानव क्रोध से दहाड़ा, जिससे सनी को लगा जैसे उसके कानों से खून बहने वाला है। उसकी दहाड़ जंग लगी धातु के विशाल पंजों से चीर फाड़ की गगनभेदी कोलाहल जैसी थी। आग की लपटों के बीच 2 लाल आंखें चमक उठी, जो उस युवक को जानलेवा घृणा की सघन किरण से भेद रही थी। इससे पहले उन्हें समुद्री राक्षसों के आने तक रुकना था। क्रोधित राक्षस उनका खून पीने को बेताब था, और किसी को नहीं पता था कि उन काले समुद्री जीवों को एशन बैरो पर प्रकट होने में कितना समय लगेगा। सनी को डर था कि राक्षस दूर से हमला करने में सक्षम है। अगर नहीं, तो वह पेड़ पर चढ़कर उन तक पहुंच सकता है, या उन्हें ऐसे तरीके से मारने की कोशिश कर सकता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी न हो। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें काफी देर तक उसके क्रोध को सहना पड़ेगा। दानव की घृणा भरी आंखों में देखते हुए उसे लगा कि वह प्राणी भी उसी दिशा में सोच रहा है। जब दानव ने विशाल वृक्ष के ओब्सीडियन तने की ओर देखा, तो सनी का दिल अचानक धड़क उठा। हालांकि अंततः कवच दानव के मन में उबलते क्रोध पर ठंडी तार्किकता की जीत हुई। 3 नन्हे इंसानों तक पहुंचने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय वह अचानक जमीन पर लौट गया, इस उम्मीद में कि रेत से उसके कवच पर नाचती आग बुझ जाएगी। पूरा द्वीप हिल गया, जिससे सनी लगभग शाखा से नीचे गिर गया। बकवास, उस कमीने को इतना होशियार क्यों होना पड़ा? एक क्षण के लिए सनी को लगा कि राक्षस वास्तव में आग बुझाने में सफल हो जाएगा, इससे पहले कि गहराई में रहने वाले लोग इस पर ध्यान दें। लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अचानक नेफिस ने समुद्र की अंधेरी सतह की ओर मुंह किया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। सनी को प्रतिक्रिया देने में 1 सेकंड की देरी हुई, लेकिन लगभग तुरंत ही उसने भी अपने आसपास की दुनिया में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। शब्दों में बयां करना मुश्किल था,
लाल पत्तों की सरसराहट अचानक धीमी पड़ गई। राख से रंगे द्वीप के किनारों से टकराती लहरों की आवाज तेज हो गई, मानो दुनिया पर कोई अदृश्य दबाव उतर आया हो, जिससे सब कुछ थोड़ा अलग सा लग रहा हो। फिर हवा ठंडी हो गई और गहरे पानी के ऊपर घने कोहरे की एक दीवार दिखाई देने लगी। कवच दानव ने भी इस बदलाव को नोटिस किया था। उसने आग बुझाने की कोशिश करना छोड़ दिया और रेत से ऊपर उठ गया। उसके कवच पर तेल अभी भी जल रहा था। अब और ध्यान न देते हुए दानव समुद्र की ओर मुड़ा। उसकी मुद्रा से गंभीर त्याग का भाव झलक रहा था। फिर इसका स्थान अंधकार में संकल्प और उन्मादी रक्तपिपासा ने ले लिया। कोहरा धीरे धीरे खिसकता हुआ द्वीप पर रेंग रहा था। सनी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह हवा के विपरीत बह रहा है। लहरों की आवाज अब धीमी और बदल गई थी, लगभग अदृश्य रूप से। और वहां कोहरे में कुछ हिल रहा था। वह लगभग एक आकृति पहचान सकता था। ये था। अचानक कैसी की छोटी सी हथेली ने उसकी आंखों को ढांक दिया। तनाव से कांपती आवाज में वह फुसफुसाई, मत देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। सनी ठिठक गया, आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। डर का एक ठंडा सा एहसास उसके दिल में छा गया। उसने अंधी लड़की की आवाज पहले कभी ऐसी नहीं सुनी थी, तब भी नहीं जब वह अपने भयानक दृश्यों को याद कर रही थी। कैसी ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। अंधा होने के कारण वह सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति पर ही भरोसा कर सकता था। कम से कम यही तो उसने सोचा था जब तक कि ठंडी धुंध ने उसकी त्वचा को नहीं छुआ। फिर उस दबी हुई खामोशी में उसने फिर कैसी की आवाज सुनी, लेकिन इस बार यह विकृत था और गलत दिशा से आ रहा था। मत देखो, मत देखो, मत देखो। सनी ने घुटन भरी सांस ली। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंधी लड़की की बिगड़ी हुई आवाज कोहरे में गूंज रही थी, उसे चारों तरफ से घेरे हुए। धीमी होने के बजाय वह तेज होती जा रही थी, खुद पर ही हावी हो रही थी। मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। फिर ये और भी तेज हो गया और चीखों के कोलाहल में बदल गया, जो सनी में लहर की तरह टकरा रहा था, जिसकी ध्वनि मानव स्वरतंत्री से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के समान नहीं थी। मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। सनी अमानवीय चीखों के प्रहार से स्तब्ध सा खड़ा था। वह बस घुटनों के बल गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब उसकी सहनशक्ति लगभग टूट चुकी थी, सब कुछ अचानक थम गया। अचानक सन्नाटा छा गया, जिससे उसे राहत की सांस मिली। सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ सेकंड बाद कैसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अपनी आंखें खोलें। उसकी आवाज की स्पष्ट ध्वनि सुनने के बाद सनी वैसा ही करने वाला था जैसा उसने कहा था। फिर वह रुक गया। उसकी आवाज डरावनी और विकृत नहीं लग रही थी। वह हमेशा की तरह मधुर और सुरीली थी। वह सही दिशा से भी आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। क्या? वह आंखें बंद किए हुए वहीं रुका रहा। वहां इतनी शांति क्यों थी? जब वह उसके कान में फुसफुसाने के लिए झुकी, तो उसे उसकी सांसों की गर्माहट क्यों महसूस नहीं हुई? और वह कैसे झुक सकती थी? अगर वह लंबा था। सनी मानो जम सी गई, सांस लेने में भी डर रही थी। कैसी की साफ, जानी पहचानी आवाज दोहराए, अपनी आंखें खोलो, खोलो। फिर मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ये ठंडे, द्वेषपूर्ण अधिकार के साथ फट पड़ा, अपनी आंखें खोलें। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक पल बीता, फिर दूसरा, फिर एक और। हर पल मानो अनंत काल सा बीत गया। सनी कांप उठा, मानो उसका शरीर बूढ़ा हो रहा हो। आखिरकार आवाज लौट आई, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे वह और दूर हो गई हो, पीछे हट रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्द ही उसे पत्तों की सरसराहट और लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वह अपने बगल में कैसी और नेव की सांसों की भी आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर भी उस भयानक नकलची ने हमला कर दिया हो। और भी उनके नीचे कहीं कवचधारी दानव दहाड़ रहा था और अपनी दरांतियां एक दूसरे पर मार रहा था। विशाल वृक्ष के नीचे स्टील की तेज आवाज गूंज रही थी, जिससे चारों दिशाओं में एक लगभग स्पर्शनीय लहर फैल रही थी। ये लहर मानो अस्वाभाविक कोहरे को दूर भगा रही थी, जिससे स्वच्छ हवा का एक विशाल गोला बन रहा था। सनी ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखीं। अगले ही पल पूरा द्वीप कांप उठा जब राक्षस कोहरे में छिपे उस अनजान आतंक से टकराया। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कुछ टूटा और जमीन फिर से हिली, जिससे विशाल वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं। सनी ने कांपते हाथों से उन्हें आगे बढ़ाया और अपने साथियों को पकड़कर अपने पास खींच लिया। एक दूसरे को पकड़े हुए वे भीषण युद्ध की आवाजें सुनते रहे और इंतजार करते रहे। तारानकन, तारानकन, तारानकन। अनंत काल बाद
कारापेस दानव और गहराई से आए मेहमान के बीच लड़ाई खत्म हो गई। एशन बैरो में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। सनी बहुत पहले ही समय का ध्यान भूल चुका था और हर बार जब दो राक्षस आपस में टकराते थे तो विशाल पेड़ में उठने वाले कंपन के प्रति उसकी संवेदना समाप्त हो गई थी। अचानक आई शांति ने उसे चौंका दिया। हल्की सी सिहरन के साथ उसने अपना सिर घुमाया और सुनने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। भयानक युद्ध के बाद की शांति में नेफिस हिचकिचाया और फिर कर्कश आवाज में बोला, अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। सनी उसकी सलाह मानने से पहले कुछ देर रुका। उसने आंखें खोली और एक दो बार पलकें झपकाईं। धीरे धीरे उसकी दृष्टि वापस आ गई। भोर की हल्की रोशनी पूर्व दिशा से आ रही थी और धुंधलके में द्वीप को ढांक रही थी। उसके नीचे द्वीप की सतह फटी और उल्टी पड़ी थी, लगभग पहचान में न आने वाली। ऐसा लग रहा था मानो एशन बैरो पर भारी तोपखाने की कई गोलियां बरसाई गई हों। और उस सतह पर धक तेरी की कवच दानव धीरे धीरे लंगड़ाते हुए द्वीप के किनारों से वापस लौट रहा था और पीछे नीले खून की धार छोड़ रहा था। वह बुरी तरह घायल था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कई अंग गायब थे और उसके कभी बेदाग कवच पर दरारों का एक जाल सा बना हुआ था। उसकी दो भुजाएं चली गईं और उसके पास सिर्फ एक दरांती और एक चिमटा बचा। उसके पिछले पैरों के ज्यादातर हिस्से या तो टूट गए थे या अलग हो गए थे, जिससे वह विशालकाय जानवर अजीब और लड़खड़ाती चाल से चलने को मजबूर था। हालांकि वह अभी भी जिंदा था। इससे भी बढ़कर उसके महत्वपूर्ण अंगों को ढकने वाली कोई भी कवच प्लेट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। उसका धातु का कवच अभी भी मजबूत और अभेद्य था। सनी ने अपनी मुठियां भींच ली और नेफ की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। क्या हम क्या करें? चेंजिंग स्टार ने नीचे देखा। उसकी शांत धूसर आंखों में एक ठंडी चमक थी। अपनी बांह बगल में फैलाते हुए उसने अपनी तलवार बुलाई और कहा, उसे खत्म कर दो। अध्याय 70 ब्लेड का निर्णय। सनी ने घायल राक्षस को देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक गंभीर झलक थी। इस समय बहस करने का कोई कारण नहीं था। उनके पास द्वीप के रक्षक का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सनी के पास वैसे भी चालों का पूरा झोला खाली था। आखिरकार उनकी किस्मत का फैसला अभी भी तेज धार वाले ब्लेड से ही होने वाला था। कोई न कोई मारा जाने वाला था और कोई न कोई हत्यारा बनने वाला था। हम उसके कवच से कैसे निपटेंगे? नेफिस ने अपने हाथ में तलवार का वजन किया और नीचे की ओर देखा। मैं कवच को तोड़ दूंगा। क्या तुम कोई रास्ता बना सकते हो? सनी ने बेवजह के सवालों पर समय बर्बाद न करते हुए सिर हिलाया। अगर चेंजिंग स्टार को यकीन था कि वह राक्षस के कवच को चीर सकती है, तो उसे शक करने की कोई वजह नहीं थी। एक रास्ता बनाना आसान नहीं था। हालांकि उस राक्षस को भयानक चोटें लगी थीं, फिर भी वह एक ताकतवर ताकत था। उसका आकार ही मुश्किलें खड़ी करने वाला था। किसी भी तरह का प्रभावी हमला करने के बारे में सोचने से पहले उन्हें उस विशालकाय जानवर को घुटनों पर लाना होगा। और वो उनके हमले के सामने चुपचाप खड़े रहने वाले भी नहीं थे। लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता था? जब नेफिस सुनहरी रस्सी को शाखा से बांध रहा था, सनी कैसी के पास गया और हल्के से उसके कंधे को दबाया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि कारापेस दानव अभी भी जीवित है। अपने दिल को जकड़े भारी ठंडे अंधेरे एहसास के बावजूद सनी ने अपनी आवाज को सहज और लापरवाह बनाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन बहुत कम। ज्यादा चिंता मत करो, ये सब कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, एक तरह से या किसी अन्य तरह से, उसने मन ही मन कहा। कैसी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे यकीन दिलाने की उसकी बेढंगी कोशिश साफ तौर पर राजी नहीं हुई। सनी हिचकिचाया। अरे, क्या तुमने कभी राक्षस का मांस खाया है? अंधी लड़की उसके प्रश्न से स्पष्टतः आश्चर्यचकित थी। क्या नहीं? सनी मुस्कुराया। डेमन स्टेक कैसा रहेगा? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपको बता दूँ। ओह, मुझे लगता है नेफ ने खाना बनाने पर एक तरह से अपना एकाधिकार जमा लिया था, इसलिए मुझे वाइल्डनेस सर्वाइवल कोर्स से मिले ज्ञान को अमल में लाने का कोई मौका नहीं मिला। शिक्षक जूलियस ने उसे स्वप्न लोक की यात्रा की तैयारी में हर तरह की अखाद्य लगने वाली चीजें और हर तरह के दुर्स्वप्न जीवों का मांस पकाना सिखाने में वाकई बहुत समय बिताया था। यहाँ भूख उतनी ही बड़ी दुश्मन थी जितनी कि सबसे खूंखार राक्षस। जैसे ही हमें कुछ राक्षसी मांस मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए स्टेक बनाऊंगा। ये सबसे स्वादिष्ट राक्षसी स्टेक होगा जो तुमने कभी खाया होगा, मैं वादा करता हूँ। आखिरकार कैसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसने विनम्रता से सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, तो यह एक वादा है। इस बीच नफिस रस्सी से काम पूरा कर चुका था।
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे फेंक दिया और उसकी ओर देखा। क्या आप तैयार हैं? सनी ने आह भरी और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि छाया के कारण उसके शरीर की ताकत बढ़ गई है। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। तारानकन तारानकन तारानकन। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, सनी को लगा जैसे कोई भारी नजर उसके सीने में छेद कर रही हो। ऊपर देखा तो अपन कारापेस डेमन उसे घूर रहा था। उसकी बची हुई एक आंख में एक गहरी चमक चमक रही थी। दूसरा गायब हो गया था, केवल एक काला खून बहता हुआ छेद पीछे छोड़ गया था। इस दूरी पर राक्षस के शरीर को पहुंचा नुकसान और भी कमजोर लग रहा था। उसका कवच कई जगहों से टूटा हुआ था और उसमें दरारें थीं, हर जगह से नीला खून रिस रहा था। दुर्भाग्य से कोई भी दरार उसके महत्वपूर्ण अंगों के पास नहीं थी। उसके सींग चकनाचूर हो गए थे और उसका एक अगला पैर भी, इसके अलावा कई पिछले पैर भी टूट गए थे या पूरी तरह से फट गए थे। भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए उसकी दोनों कटी हुई भुजाओं के ठूंठ उसकी धड़ से कसकर दबे हुए थे। बाकी दो भुजाएं जमीन पर लटकी हुई थीं, लगभग राख जैसी रेत से छू रही थीं। विशालकाय राक्षस टूटा हुआ और थका हुआ लग रहा था। हालांकि वह अभी भी भयानक था, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि भयानक घावों के बावजूद उसकी निगाहें अभी भी दृढ़ और दुष्ट बुद्धि से भरी थीं। उसमें अभी भी पागलपन और रक्तपिपासा झलक रही थी, जो अब सनी और नेफिस पर केंद्रित था, जो उसकी दयनीय स्थिति के निर्माता थे। उगते हुए सूर्य की पहली किरणें राक्षस के चमकदार कवच को ढकने वाले कांटों पर चिमकी, जिससे वे जलते हुए लाल रंग में रंग गए। सनी ने एज और ब्लेड को बुलाया और नेफिस की ओर देखा। सावधान रहो, वह बिजली की तरह तेज है। वह अकेला व्यक्ति था जिसने उस भयानक प्राणी को क्रियाशील देखा था, इसलिए केवल वही जानता था कि वह राक्षस वास्तव में कितना खतरनाक था। नेफिस ने सिर हिलाया, अपनी नजरें दुश्मन से हटाए बिना, और आगे बढ़ गया। वे दोनों इंतजार कर रहे कवच दानव की ओर चल पड़े। सनी थोड़ा आगे था और उस विशालकाय जानवर को दाहिनी ओर से घेरने की कोशिश कर रहा था, वही तरफ जहां दानव की आखिरी बची हुई दरांती और आंख दोनों थीं। चेंजिंग स्टार उससे 1 या 2 कदम पीछे था और उस प्राणी को बाईं ओर से घेरने का लक्ष्य बना रहा था, वह जहां उसकी चिमटी वाली भुजा धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। इस युद्ध में सनी की भूमिका दुश्मन के हमलों का सबसे बड़ा प्रहार सहने की थी और अपने साथी को सही समय पर घातक प्रहार करने देना था। दर्जनों जीवन मरण की परिस्थितियों से गुजरने के दौरान विकसित हुई मौन सहमति के कारण वे दोनों बिना एक शब्द बोले लगभग एक साथ मिलकर लड़ पाने में सक्षम थे। यह उनका मुख्य लाभ था। जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, सनी ने राक्षस के हाव भाव में हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब नरक टूटने वाला है। उसने नेफिस को उनके दुश्मन की गति के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसे खुद भी इससे निपटना था। सनी जानता था कि वह उस विशालकाय जीव से बहुत धीमा है, लेकिन फिर भी उसे उस विशाल भयानक दरांती से बचने का कोई रास्ता ढूंढना था। यह उतना बुरा नहीं था जितना लग रहा था। लड़ाई में गति ही सब कुछ नहीं होती। उदाहरण के लिए चेंजिंग स्टार और हान ली वंश के गौरवशाली वंशज के बीच प्रशिक्षण युद्ध को ही लीजिए। कास्ट के पास एक पहलू क्षमता थी जो उसे चांदी के बालों वाली लड़की से कम 10 गुना तेज बनाती थी। हालांकि अंत में वह बाल ही जीत गया। नेफिस ने एक अप्रत्याशित कोहनी के वार से उसका चेहरा लगभग चकनाचूर कर दिया था। वह कैस्टर को अपनी तेज प्रतिक्रिया के कारण नहीं, बल्कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से अनजान पकड़ पाई थी। बल्कि वह प्रतिद्वंद्वी के हमलों का अनुमान लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम थी, और कैस्टर को यह एहसास होने से पहले ही हमला शुरू कर देती थी कि वह उसकी कोहनी के रास्ते में आ जाएगा। युद्ध क्षेत्र पर उसका नियंत्रण था, और अब उन्हें भूले हुए तट के प्राचीन दानव के खिलाफ वही कारनामा दोहराना था। सौभाग्य से उसकी गति का लाभ कास्ट जितना पागलपन भरा नहीं था। लगभग एक साथ सनी और नेफिस आगे बढ़े और अलग अलग दिशाओं से उस विशालकाय जानवर पर हमला किया। वह भी आगे बढ़ा, उन्हें चीर डालने के लिए तैयार। उसका चिमटा और दरांती दोनों हवा में उठ गए। सनी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, उसके पीछे नीला ब्लेड फैला हुआ था। उसके दिल में ठंडे संकल्प की आग जल रही थी। वह अपनी तलवार से जीने या मरने के लिए तैयार था। हालांकि अगले ही पल उसका पैर रेत में फिसल गया और जैसे ही उसकी आंखें खुली, सनी लड़खड़ा गया। मौका न गंवाते हुए कारापेस दानव ने हमला कर दिया। भयानक दरांती हवा में तेजी से दौड़ी और उस असहाय इंसान को 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से, लेकिन ये केवल रेत पर ही गिरा। सन्नी, जिसने राक्षस के प्रहार से बचने के लिए अपना संतुलन खोने का नाटक किया था, अंतिम क्षण में किनारे की ओर कूदकर घातक ब्लेड से आसानी से बच गया।
वह उस स्तर पर नहीं था कि दुश्मन की हर चाल का अंदाजा लगा सके। इसके बजाय दुश्मन को एक पूर्वानुमानित हमले के लिए उकसाना ज्यादा आसान था। आखिरकार छल कपट और चालाकी ही उसकी विशेषता थी। डरांती के खतरे से अस्थायी रूप से सुरक्षित, सनी राक्षस के पैरों की ओर दौड़ा। उसी समय नेफिस उस विशाल चिमटे से बच निकलने में कामयाब हो गया था और उन पर भी हमला करने वाला था। वे लगभग एक साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचे, एक दाईं ओर से, दूसरा बाईं ओर से। सनी ने एज और ब्लेड से वार किया। उसे लगा कि वह पॉलिश किए हुए कवच से टकराकर बिना कोई खरोंच छोड़े वापस उछल गया। उसके हाथों में हल्का दर्द फैल गया। उस भीमकाय शरीर के दूसरी ओर नेफिस को और भी सफलता मिली। उसने राक्षस के पहले से ही घायल अगले पैर पर हमला किया था। धातु की प्लेट में चौड़ी दरार से उसके मांस में गहरी चीरफाड़ कर दी थी। बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण पैर अब उस विशालकाय जीव का भार सहन नहीं कर पा रहा था। वह मुड़ गया, जिससे राक्षस लड़खड़ा गया। इस स्थिति में कोई भी मेहतर या सूबेदार अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता। लेकिन कारापेस दानव बहुत चतुर और अनुभवी था। उसने अपने शरीर का भार विपरीत दिशा में स्थानांतरित करके और स्थिर रहने के लिए अपनी दरांती जमीन में गाड़कर अपने एक और पैर की क्षति की भरपाई की। धक तेरी की! सनी को सचमुच उम्मीद थी कि वह कमीना नीचे गिर जाएगा, क्योंकि तब उसे वह काम नहीं करना पड़ता जो वह आगे करने वाला था। लेकिन अब कोई और विकल्प नहीं था। मन ही मन कोसते हुए सनी ने उस विशालकाय राक्षस के विशाल शरीर की ओर एक क्षण के लिए देखा। भगवान ही जानता था कि उस चीज का वजन कितना होगा। फिर उसने अपनी सांस रोक ली और कारापेस दानव के स्टील के पेट के ठीक नीचे झुक गया।